Hello and welcome back. So we are going to discuss the unit that we have one unit that is energy and environment. So we will revise the energy and environment in one lecture. We will try to capture like all the important parts and as much as in shorter time. Like so because the exam is I think 2 days after from today, or maybe if you are watching in the morning, so it's just 1 or 2 days. On 7 today is okay, it's on 7. So let's start. So let's start. So energy in environment. So the thing with this topic, इस टॉपिक के साथ ये है कि हमें इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है. आई विल यूज बायलिंगुअल. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलते हैं बायलिंगुअल के लिए. सो सीन ये है कि जो एनर्जी है, ठीक है, उसको इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखना है. और कैसे लाइक कि जो भी एनर्जी आता है, सपोज सन से आता है, वो भी तो इन्वायरमेंट से ही आता है. सन से या प्लांट्स को आया, प्लांट से फिर हमने फूड किया, गैदर किया, तो वो भी तो इन्वायरमेंट में ही होके ही आ रहा है ना. एटमोसफियर भी हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है. उससे सन क्या बोलते हैं, सन की एनर्जी जो आती है वो अलग अलग एटमोसफियर के लेयर से होती हुई आती है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है. सेकेंड चीज़ हमें ये देखना है कि और जो हमारे एनर्जी सोर्सेज जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ठीक है, और हमारे अलग अलग नए जो सोर्सेज जैसे बायोफ्यूल्स हो गए और जो भी है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें देखनी है. और थोड़ी बहुत जो पॉलिसीज है इसके रिगार्डिंग, तो वो सब हम देखेंगे जल्दी जल्दी थोड़ा. ठीक है, थोड़ी पेस फास्ट रहेगी. तो अगर आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा स्लो, तो स्लो में आप यूट्यूब में 0.75x, 0.8, अब तो आप आराम से वो उसमें अपने ही सब पेस के हिसाब से आप 5-5x आगे या पीछे करके आप तो कर ही सकते हो. ठीक है, तो वो तो अब ईज़ी हो गया है यूट्यूब में, तो आप उसी स्पीड पे देख सकते हो. और किसी को कि नहीं भाई मुझे और इससे भी फास्ट देखना है, तो आप और फास्ट करके देख सकते हो. तो ठीक है, तो सन क्या हमारा फंडामेंटल ड्राइवर है अर्थ एनर्जी सिस्टम का. ठीक है, ये ध्यान रखना है. ये क्वेश्चन आएगा, इसमें सन मार्क करना है. ठीक है, तो वो पावर देता है सस्टेन लाइफ के लिए, फ्यूल्स और क्लाइमेट. ठीक है, जो उसका जो इट्स इमेंस एनर्जी आउटपुट है, उसके न्यूक्लियर प्रोसेस से होता है, जो सन के अंदर होता है. ठीक है, फ्यूजन होता है उसके कोर में. तो इसलिए हम पहले उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और उससे जो एनर्जी आती है और उसकी एनर्जी के लिए हमने क्या क्या टेक्नोलॉजीज हार्नेस करने के लिए विकसित किया है, उसको हम देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले ये है एनाटॉमी ऑफ सन. सन कैसा दिखता है? तो सन हमें कैसा दिखता है? हमें तो भाई एक छोटे से बॉल की तरह दिखता है, बट उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, तो उसका भी एक कोर होता है. ठीक है, उसका एक रेडिएटिव जोन होता है और उसका एक कन्वेक्टिव जोन होता है. ठीक है, तो एनर्जी यहाँ से यहाँ आती है. ठीक है, उसमें एक सब सरफेस फ्लो होता है, एक फोटोस्फीयर होता है, ये हमारे बहुत काम का है. सन स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, जो कि इनका साइकिल के हिसाब से चेंज होता है. फिर फ्लेयर होता है जो कि ऐसे निकलता है. फिर क्रोमोस्फीयर होता है, इनका आउटर लेयर होता है. कोरोना होता है. ठीक है, फिर कोरोनल होल होते हैं और प्रोमिनेंस होते हैं. ठीक है, तो ये हमारा सन का लेयर है. अब जैसे पहले हम जाने थे कोर. कोर क्या होता है? सबसे इनर मोस्ट पार्ट है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जहाँ से एनर्जी जनरेट होता है. फिर हम देखे थे दूसरा रेडिएशन जोन. ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी क्या होता है, कोर से ट्रांसपोर्ट होता है बाहर की तरफ. ठीक है, किस फॉर्म में? फोटोन्स. ठीक है, फोटोन्स के रूप में. फिर है कन्वेक्टिव जोन, जो उसके बाद का लेयर है, आउटर रीजन वेयर एनर्जी ट्रांसपोर्टेड टू द सर्फेस वाया कन्वेक्शन करेंट्स. ठीक है, विथ हीट मूविंग थ्रू द थर्मल ग्रेडियंट्स. ठीक है, कि ज़्यादा गर्म से ठंडे की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ जाना. फिर है फोटोस्फीयर. ये है विजुअल सरफेस ऑफ स्टार, जो हमें दिखता है. ठीक है, 500 किलोमीटर थिक है और ये लाइट को इमिट करता है. क्रोमोस्फीयर क्या है? ये लेयर है सन्स एटमोस्फीयर लोकेटेड एबव द फोटोस्फीयर. ठीक है, ये हमारा फोटोस्फीयर हो गया, ये वाला. ठीक है, और क्रोमोस्फीयर क्या हो गया? इसके ऊपर का जो इन्वायरमेंट है, जो ये लेयर है. ठीक है, और ठीक है, ये वाला जो लेयर है, ये इसके ऊपर जैसे हमारा इन्वायरमेंट है ना, एटमोस्फेयर है, वैसे ही इनका भी एटमोस्फेयर है. तो उस एटमोस्फेरिक लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फेयर. ठीक है, उसके बाद है कोरोना, जो आउटर मोस्ट लेयर है सन का, एटमोस्फेयर का, एक्सटेंडिंग मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स ऑन इनटू द स्पेस. ठीक है, ये सन है, इसका आउटपुट, और ये हो गया एटमोस्फेयर. इसके ऊपर यहाँ तक मान लीजिए और भी आगे तक. सन सन स्पॉट्स क्या है? टेम्पररी डार्क
और कूलर स्पॉट्स होते हैं दैट अपीयर्स ऑन द फोटोस्फीयर। तो यहाँ सन स्पॉट से क्वेश्चन आता है तो हमेशा करना क्या है, वो सराउंडिंग एरिया से कूलर होते हैं। फ्लेयर, फ्लेयर क्या है, एक सडन रैपिड इंटेंस वेरिएशन इन ब्राइटनेस ऑन द सन सरफेस होता है, ठीक है। फिर प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस का ए लार्ज ब्राइट फीचर है एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द सन सरफेस इनटू कोरोना। तो ये सन के एनाटॉमी हमने देख लिया। उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या है, तो याद रखना हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। हाइड्रोजन है, फ्यूजन होकर हीलियम बनते रहता है, ठीक है। तो एक दिन ऐसा आएगा जब सारा हाइड्रोजन यूज हो जाएगा हीलियम बनने में, तो शायद फिर कोई एनर्जी प्रोड्यूस ना हो। तो ऐसा तो लाइक पता ना कब होगा, तब तक कुछ बचेगा कि नहीं ये भी नहीं पता, जिस हिसाब से हमारी ह्यूमन बींग्स की कंडीशंस है। और उसमें कुछ माइनर एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, तो ये सब तो बहुत ही कम होते हैं। मेनली क्या रखना है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। फिर ये किसका कंपोजिशन था, फोटोस्फीयर का, ठीक है। सन का भी लगभग सेम ही कंपोजिशन है। सोलर एनर्जी जनरेशन, तो जो सन है प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू, याद रखना फ्यूजन नॉट फिशन। फ्यूजन में क्या होता है कि जो न्यूट्रियन, ठीक है, जो हमारा जो पार्टिकल टकराता है तो ये दो भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। फिर ये टकराएगा तो दो दो ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। फ्यूजन में जब सब एटॉमिक पार्ट्स, जब एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है तो उसका ये होता है, ठीक है। फ्यूजन में क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे से मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये मिलने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो फ्यूजन में होता है, यहाँ पे फ्यूजन में होता है। तो ये एक से दो मिले तो दो कंपाउंड हो गए, इसीलिए हाइड्रोजन है ना H होता है, और हीलियम का सेकंड नंबर पर H2 होता है, He2 होता है, ठीक है। तो ये दो मिल जाते हैं हाइड्रोजन, तो वो फिर हीलियम बनता है, तो यहाँ पे फ्यूजन होता है। और हमारे यहाँ जो मूलली जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे अर्थ पे काम करते हैं वो फ्यूजन के थ्रू चलते हैं। वेयर लाइटर, इसीलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है। वेयर लाइटर एटॉमिक, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन होता है, जहाँ पे क्या होता है, लाइटर एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइंड टू फॉर्म हेवियर वंस, ठीक है। हाइड्रोजन से हीलियम बनते हैं, और उसके कारण क्या होता है, वास्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। फिर इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन होता है एक, जहाँ पे डोमिनेंट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन स्टार्स द साइज ऑफ द सन और स्मॉलर वेयर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, ठीक है, प्रोटॉन्स आर कन्वर्टेड इनटू हीलियम, बताया ना हाइड्रोजन हीलियम प्रोटॉन। फिर एक CNO साइकिल होता है, इसमें क्या होता है, ई रिएक्शन, ठीक है, ए रिएक्शन ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इन हेवियर स्टार्स वेयर हाइड्रोजन फ्यूज इनटू हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज करता है यूजिंग कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एज कैटलिस्ट, ठीक है। ये कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट इफिशियंट एट टेम्परेचर होता है, कब ज़्यादा इफिशियंट होता है, जब इतना टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो इसको देख ले 16 मिलियन केल्विन, ठीक है, 16 मिलियन केल्विन से जब ज़्यादा होता है तब, ठीक है। तो अगर इसमें हम करें इंडियन न्यूमेरिकल में, तो ये हो गया सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 60 लाख केल्विन टेम्परेचर। और इसको साइकिल को प्रपोज कौन कहता है, सीएनओ साइकिल को, तो हैंस बेथ, ठीक है। फिर एनर्जी मास इक्विवेलेंस, तो इसमें जो सिंपल E=mc² का प्रिंसिपल यूज किया जाता है, ठीक है। फ्यूजन में कि मास डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल रिएक्टेंट्स एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स, जो फॉर्मूला E=mc² में डिस्क्राइब किया गया, सिंपल सा। और जो हमारी तरफ जो सन का रे जाते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में आता है, ठीक है। तो ये है प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन, ये प्रोटॉन प्रोटॉन मिलते हैं, ड्यूटेरियम बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो फिर हीलियम बन जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे चलते रहता है, डोमिनेंट सनसाइड, ठीक है, हो सकता है। स्लोअर प्रोसेस है, ठीक है, एफिशिएंट एट लोअर कोर टेम्परेचर्स। फिर है सीएनओ साइकिल्स, तो सीएनओ साइकिल्स है, ठीक है, ये हेवियर स्टार्स में होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस फ्यूजेज इनटू हीलियम यूजिंग कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। और ये एनर्जी मास इक्विवेलेंस तो अभी हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट है सोलर रेडिएशन एंड कलेक्शन, ठीक है। तो ये इसको हमें पढ़ना है कि इसको हम कलेक्ट कैसे करते हैं। तो इसमें कुछ भी पहले टर्मिनोलॉजी से उसको देखते हैं। पहला है सोलर स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ रेंज ऑफ सनलाइट है, ठीक है, जो कि 300 नैनोमीटर से 3000 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। और उसमें मेजर कंपोनेंट्स के अल्ट्रा वायलेट, विजुअल और इंफ्रारेड, ठीक है। सोलर कांस्टेंट में क्या है, the amount of solar radiation that reaches Earth's surface, Earth's upper atmosphere, ठीक है, which varies with the time due to Earth's elliptical orbit and inclined axis of rotation. फिर irradiance क्या है, the rate at which radiant energy is incident on an unit surface area measured in watts per meter square. ये हो गया irradiance, कि जितना एनर्जी आ रहा है वो हमारी यूनिट सरफेस एरियाज पे इंसिडेंट कर रहा है
और उसको मेजर कर रहे हैं वाट, वो मेजर किस में करते हैं, वाट पर स्क्वायर मीटर में। इरेडिएशन क्या होता है, ठीक है, तो ये सोलर सोलर एनर्जी पर, ठीक है, आता है जो, ठीक है, और इसको हम मेजर करते हैं, और इरेडिएशन इक्वल टू इरिडेंस इनटू टाइम पीरियड, ठीक है। तो इरिडेंस तो हो गया जो आ रहा है रेट पे, और इरेडिएशन हो गया इरिडेंस और जितने समय में आया, ठीक है, कि इरिडेंस अगर 20, ठीक है, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है 5 घंटे के लिए, तो इरिडिएशन हो जाएगा 20 × 5 100 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में ध्यान रखना है। ये हो गया सोलर स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। जो विजुअल लाइट होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है, और उसके बियॉन्ड जो वेवलेंथ है इंफ्रारेड आता है, और उसके बियॉन्ड फिर हमारा रेडियो वेव्स ये सब होता है, जो कि फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था, ठीक है। और सोलर कांस्टेंट हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि सोलर रेडिएशन हमारा जो एवरेज वैल्यू कितना है 1361 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब सोलर रेडिएशन कितने तरह के दो होते हैं, डायरेक्ट और डिफ्यूज। डायरेक्ट सन या रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया उस अर्थ पे डायरेक्टली, ठीक है, बिना अनडिस्टर्ब बाय एटमोसफियर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आया और पहुंच गया, ठीक है। और इसको, ठीक है, पायरी हेलियोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। डिफ्यूज रेडिएशन क्या हो गया, स्कैटर्ड बाय एटमोसफियर। स्कैटर्ड मतलब क्लाउड्स हैं, डस्ट है, एरोसेल्स हैं, ठीक है, एरोसेल्स पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो उसके कारण वो चारों तरफ स्कैटर्ड हो गए, ठीक है। उसके बाद वो डिफ्यूज हो गया था अलग तरह से, अलग अलग डायरेक्शन से, तो उसके कारण से सॉफ्ट और वीक शैडोज बनते हैं, ठीक है। और ये भी पायरेनोमीटर से उसको हम देखते हैं। तो ग्लोबल रेडिएशन क्या अगर होगा, तो ग्लोबल रेडिएशन मतलब क्या होगा, डायरेक्ट और डिफ्यूज दोनों रेडिएशन को मिलाकर जो रेडिएशन अर्थ पे रीच करता है उसको बोलते हैं ग्लोबल रेडिएशन, ठीक है। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक सनशाइन रिकॉर्डर होता है, ठीक है, कि कितना देर सनशाइन रहा पूरे। और पायरोनोमीटर क्या है, वो टोटल और ग्लोबल रेडिएशन को कैलकुलेट करता है, डायरेक्ट और डिफ्यूज दोनों को। तो सनशाइन रिकॉर्डर है, इस पे आता है सन, ठीक है, फोकसेस डायरेक्ट सनलाइट टू वन ए ट्रेस ऑन ए कार्ड, ठीक है, ये कितना देर यहाँ पे जल देगा, और यहाँ पे फिर ये इसको हम मेजर करेंगे उसके हिसाब से आ जाता है, ठीक है। ये पैसिव डिवाइस में कोई पावर नहीं चाहिए, फिजिकल डेटा रिकॉर्ड होता है, लेकिन क्लाउड कवर रहेगा तो इसका लिमिटेड रहता है, ठीक है। और जितना देर का होगा उतना, जैसे कि 8.5 घंटे का उस पर आएगा, ठीक है भाई, 8.5 घंटे का सनसाइन रहा, ठीक है, डायरेक्ट बीम इस पर आना चाहिए। और पायरोनोमीटर क्या हो गया कि डायरेक्ट और डिफ्यूज दोनों को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। यहाँ पे सरफेस पे ऑब्जर्व करता है, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस होता है दोनों के कारण, ठीक है, और उसके कारण इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। और फिर वो जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सिग्नल जनरेट होता है वो फिर वहाँ जाके लॉग हो जाता है, मतलब अंकित हो जाता है, मतलब वहाँ पे काउंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि सोलर रेडिएशन का एस्पेक्ट्स ऑफ सोलर एनर्जी। इसमें याद रखना, अल्ट्रावायलेट कितना 7% है, विजिबल 47% है, और इन्फ्रारेड 46% है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, विजिबल, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है उसमें सबसे ज़्यादा विजिबल आता है, उसके बाद इंफ्रारेड और फिर अल्ट्रावायलेट, ठीक है। सोलर कांस्टेंट तो हमने देख लिया 1372 वाट पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और अल्बिडो इज द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस, तो 30% है अल्बिडो, ठीक है, एवरेज अल्बिडो। उसके बाद और बाकी एनर्जी कैसे, 30% तो ऐसी डायरेक्ट ही चला जाता है, और बाकी कैसे जाता है, तो बाकी इंफ्रारेड जो हमारा रात को होता है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन, उसके थ्रू जाता है। फिर ये फोटोवोल्टाइक जो होते हैं सेल्स, तो उसमें क्या यूज होता है, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, जिसके यूज करके हम इलेक्ट्रिक, ठीक है, सन की एनर्जी को, सनलाइट को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और फोटोन से इलेक्ट्रॉन्स में हम कन्वर्ट करते हैं मेनली, ठीक है। और उसका एफिशिएंसी क्या है, अभी 15 से 22% तक है। अभी कुछ कुछ नई नई रिसर्च जाए हैं जिसमें एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 50% तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो वो अभी देखते हैं, अभी वो कमर्शियली यूज में नहीं है। उसके बाद है कंसनट्रेटिंग सोलर थर्मल, ठीक है। तो इसमें मिरर है, लेंस का हम यूज करते हैं सनलाइट को कंसनट्रेट करने के लिए, ताकि हाई टेम्परेचर को, ठीक है, हीट को जनरेट कर सकें। जैसे कि पैराबोलिक ट्रफ होते हैं, लीनियर फ्रेंसनल होते हैं, रिफ्लेक्टर्स होते हैं, ठीक है, फिर हेलियोस्टेट फील्ड कलेक्टर्स होते हैं। फिर है नॉन कंसनट्रेटिंग थर्मल्स, तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स होते हैं, वैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स होते हैं, ये सब है। ये प्राइमरी वाटर या स्पेस हीटिंग के लिए करते हैं, ठीक है। सोलर पॉन्ड हो गया, तो एक लार्ज बॉडी ऑफ स्लाइंग वाटर होता है जो कि कलेक्ट करता है, स्टोर करता है सोलर एनर्जी को बाय प्रिवेंटिंग नेचुरल कन्वेक्शन थ्रू अ सॉल्ट ग्रेडियंट, ठीक है।
द डेंसेस्ट सल्टिएस्ट वाटर रिमेन्स एट द बॉटम टू स्टोर हीट। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन लोअर ग्रेड थर्मल फॉर्म 40 डिग्री टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इट कैन बी यूज फॉर पावर जनरेशन। ठीक है, ऑर्गेनिक रैंकलाइन साइकिल होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ये हीट के लिए थोड़ी बहुत हीट करना है उसके लिए यूज हम कर सकते हैं। फिर सोलर एम्प्लायंस जो यूज होता है, तो सोलर ओवन हो गया, सोलर किल्स हो गए। ठीक है, जिसको भी टिम्बर्स को ड्राई करने के लिए, क्रॉप्स को ड्राई करने के लिए सोलर की भट्टी किल्स, ठीक है, उसके लिए यूज हो गया। सोलर ओवन खाना बनाने के लिए सोलर स्टील्स हो गए। फिर चलते हैं नेक्स्ट। फोटोवोल्टाइक सेल का जो प्रिंसिपल है क्या है, उसमें सोलर सेल होता है। ठीक है, जिसमें कि पी और एन जंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद बैंड गैप एनर्जी होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर, डिटरमाइनिंग विच फोटोन कैन बी ऑब्जर्व्ड गिवन बाय फार्मूला इक्वल टू 1/24 बाई, ठीक है, वेवलेंथ, वेयर ई इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ई भी होता है, एंड जो लेमडा होता है, ठीक है, वो माइक्रोमीटर्स में होता है वेवलेंथ। फिर है सोलर पीवी मॉड्यूल्स। ठीक है, फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स होते हैं, ये सोलर सेल्स के असेंबली होती है, छोटे 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 मिलके सब बनते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, और टिपिकली ग्लास का फ्रंट होता है, उनका बैक सीट पॉलीमर का होता है। और पीवी पैनल्स होते हैं। ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स साथ में आ गए कई सारे, तो वो पैनल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्रिंसिपल, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ही बनता है। ठीक है, पी टाइप सिलिकॉन्स होते हैं, और पी एन जंक्शन हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया, यहाँ पे एन टाइप सिलिकॉन्स होता है। ठीक है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव टाइप सिलिकॉन्स हो गए, और इसके बीच में जो डीसी करंट फ्लो करता है। ठीक है, फोटोन को ऑब्जर्व करके, ठीक है, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और फिर वो होल्स के थ्रू जो है वो, और फिर ये एक वो बन जाता है सर्किट, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये फोटोवोल्टाइक सेल्स के बारे में जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो सिलिकॉन यूज होता है और डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, याद रखना ये चीज़। 12 से 15 ये तो देख ही लिया है। फिर फ्लैट जो प्लेट कलेक्टर्स के बारे में पढ़े, तो क्या होता है, वो नॉन कंसनट्रेटिंग होता है। ठीक है, उसमें हम लेंस का यूज करके कंसनट्रेट नहीं करते हैं सोलर एनर्जी को। और डार्क कलर ऑब्जर्वर्स होता है। ठीक है, डार्क कलर हमें पता है कि ज़्यादा सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और इसमें 100 डिग्री टेम्परेचर जा सकते हैं लगभग। ठीक है, लो इंटेंसिटी रिक्वायर्ड, जैसे डोमेस्टिक हीटिंग, सोलर ड्राइंग, ये सब के लिए यूज होता है। फिर इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। ठीक है, तो इसमें ऑब्जर्वर्स ट्यूब होते हैं। ठीक है, हाउस इनसाइड इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब टू एलिमिनेट कन्वेक्टिव एंड कंडक्टिव हीट लॉस, जो कि अलाउ करते हैं हायर एफिशिएंसी देन फ्लैट फ्लैट कलेक्टर्स। ठीक है, और 100 डिग्री के ऊपर भी काम, जैसे इंडस्ट्रियल या कमर्शियल हीटिंग के लिए यूज माल होता है। फिर पैराबोलिक में तो हो गया वही सिस्टम, रिफ्लेक्ट करते हैं हम सनलाइट को। ठीक है, और एक जगह स्ट्राइक करते हैं, तो ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन थर्मल इफिशियंसी का 40 टू 55 डिग्री परसेंटेज ये बस। ठीक है, फिर है पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलॉइड हो गया, फैशनल डिश हो गया, इसमें हमारा एग्जाम्पल हरून, ये सब चीज़ें यूज होता है। ये 400 डिग्री तक जाता है। ठीक है, तो कम्युनिटी कुकिंग के लिए जैसे तिरुपति टेम्पल में इस्तेमाल होता है इसका। इंडस्ट्रियल प्रोसेस सिस्टिंग होता है, स्टाइलिंग इंजन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए होता है। फिर हेलियोस्टेट फील्ड होता है, पावर टावर, तो 100 एंड 1000 ऑफ फ्लैट मीटर्स। ठीक है, रिफ्लेक्ट करते हैं और कंसनट्रेट करते हैं सनलाइट ऑन टू ए सेंट्रल रिसीवर माउंटेड ऑन ए टॉल टावर। ठीक है, अचीव्स कंसंट्रेशन रेशियोज ऑफ 100 टू 1500, टेम्परेचर कैन एक्सीड 500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 2000 सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। यूटिलिटी स्केल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विद थर्मल स्टोरेज कैपेबिलिटीज। फिर सोलर पॉइंट हमने देख लिया। फिर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, कि हम एनर्जी तो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना होगा। मतलब फोसिल फ्यूल से मतलब तो मैं है कि इनहेरेंटली उनके अंदर है, जलाएंगे तो जब दे देंगे, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के साथ क्या करेंगे, वो जनरेट हो गया तो कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, अगर अभी में तुरंत काम नहीं है। तो कोयला है, कोयला का जब जरूरत है जलाया इस्तेमाल के लिए एनर्जी। ठीक है, पेट्रोलियम है, जब आया गाड़ी में डाला चल दिया इस्तेमाल कर लिया, नहीं है तो वैसे ही पड़ा है। लेकिन सोलर सोलर के साथ तो है ऐसे नहीं, एनर्जी एक बार जनरेट हो गया तो वो तो काइनेटिक फॉर्म में, सो किसी पोटेंशियल फॉर्म में तो जनरेट रखना पड़ेगा ना कहीं उसको। तो वो है एनर्जी सिस्टम, कि कहाँ स्टोर करेंगे। तो कई सारे हैं, जैसे केमिकल स्टोरेज है, ठीक है, कि उसको कन्वर्ट कर लें केमिकल एनर्जी में और बैटरी में रख लें। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर्स में, ठीक है, कि स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन टू कंडक्टिव प्लेट्स। फिर है हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू डिकम्पोज water via electrolysis, storing energy in the form of hydrogen gas, which can be recombined with oxygen to release the energy. फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज,
store energy in magnetic field using superconducting materials that have almost zero resistance to electricity flow. फिर है बायोलॉजिकल स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स से अपने अंदर ऑर्गेनिक फॉर्म में रख लेते हैं. फिर है थर्मल हीट स्टोरेज. ठीक है, तो सेंसिबल हीट स्टोरेज, storing thermal energy by raising the temperature of a liquid or solid medium without changing its phase, such as water held in an insulated tank. फिर latent heat storage, storing thermal energy through a material's phase change, typically a solid liquid transformation using materials like salt hydrates. ये सब. नेक्स्ट अब हम चलते हैं फॉसिल फ्यूल्स की तरफ, थोड़ा बढ़ते हैं, फिर आएंगे रिन्यूएबल पे. पहले फॉसिल फ्यूल थोड़ा देख लें. तो फॉसिल फ्यूल क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पे फॉर्म किए हैं. ठीक है, और एंशियंट बायोलॉजिकल जो मैटर है उसके रिमेन्स है. ठीक है, जब वो इंटेंस हीट और प्रेशर में गया तो वो कन्वर्ट हो गया. ये कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, ये सब आता है. ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स की दो थ्योरी, एक है बायोजेनिक, दूसरा है एबायोजेनिक. तो बायोजेनिक थ्योरी कहता है कि भाई मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो में एंशियंट प्लांट्स और एनिमल्स मर गए, फिर ऑर्गेनिक मैटर सिंक करके बरीड हो गए, तो ऑयल गैस कोल बन गया. ठीक है, और ये लिमिटेड सप्लाई है, ऑर्गेनिक मैटर से बने और सेडिमेंट्री बेसिक में मिलते हैं. सेडिमेंट्री. ठीक है, ये बायोजेनिक थ्योरी बोलता है कि डीप, ये बायोजेनिक थ्योरी को क्या बोलता है कि क्या फ्रॉम डीप अर्थ कार्बन से बने हैं. ठीक है, जियोलॉजिकल प्रोसेस है, हाइड्रोसियन माइग्रेशन की बात करता है. ठीक है, पोटेंशियली एबंडेंट की भाई कहना कि नहीं में बहुत ज़्यादा है, और फाउंड इन वेरियस रॉक टाइप. ये दो चीज़ें हैं. अब हम देखते हैं इसमें फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या है. तो कोल है, सॉलिड लिक्विड गैसेस. तो सॉलिड है, कोल है. ये किससे बना है? जो लैंड प्लांट्स थे बरीड हो गए स्वैम्पी इन्वायरमेंट में हीट और प्रेशर के अंदर में. ठीक है, पेट्रोलियम कैसे बना है? तो मरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे प्लैंकटन थे, algae थे, बरीड हो गए सेडिमेंट्री बेसिन में. तो ध्यान देना है, यहाँ पे प्लांट से बना है, यहाँ पे मरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना है, उनके बरीड होने से सेडिमेंट्री रॉक्स में. तो दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, कोल फिर इंडिया में डिपोजिट से गोंडवाना है, परमियन पीरियड का है. ठीक है, जो कि 250 मिलियन ओल्ड है. ठीक है, और फॉर्मेशन अकस जो पेट्रोलियम का है ड्यूरिंग मेसोजिक और सिनोजिक एरा में मोस्टली. तो ये क्वेश्चन भी आता है, याद रखना है. ठीक है, और एक और फेज होता है कोल का, जो कि कार्बोनिफेरस फेज है. उसमें भी उस टाइम भी बहुत सारे उस टाइम पे भी कोल बने थे. उस टाइम बहुत सारे जो प्लांट्स वो बरी हो गए थे. ठीक है, और कार्बोनिफेरस पीरियड का जो कोल होता है वो गोंडवाना से भी पुराना है, और वो बहुत पुराना है. इसमें सबसे मैच्योरिटी होता है. ठीक है, सबसे मैच्योर होता है एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट. पीट तो बहुत लेटेस्ट है. ठीक है, और जैसे जैसे ये जितना पुराना है उतना ज़्यादा ऑक्सीजन कार्बन कंटेंट होता है. ठीक है, और ठीक है, कार्बन कंटेंट बढ़ते जाता है. ठीक है, जैसे कि एंथ्रासाइट में 97% तक. लेकिन जैसे जैसे वो पुराना हो एकदम, जो जितना पुराना कोला है, जितना अच्छे क्वालिटी का होगा, जितना मैच्योर कोल होगा, उसका ऑक्सीजन कार्बन रेशियो उतना ही कम होगा. ठीक है, और एंथ्रासाइट का सबसे हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू होता है सारे कोल्स में. ठीक है, 38 मेगा जूल पर केजी होता है. और कोल का सबसे हाईएस्ट CO2 इमिशन होता है, जो भी हमारा फॉसिल फ्यूल है उसमें. ये याद रखना चाहिए. ठीक है, और ये API ग्रेविटी द्वारा क्लासीफाई किया जाता है. ठीक है, वो वाटर से हम कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो उसमें हमारा लाइट, ये जो पेट्रोलियम है, ये लाइट है कि मीडियम है कि हैवी है. ठीक है, और इसमें 84 to 87% कार्बन होता है, और 11 to 14% हाइड्रोजन होता है. और लिक्विड फ्यूल जैसे गैसोलीन है, तो उनका जो नीट हीटिंग वैल्यू है, LHV है, वो 44 मेगा जूल के आसपास होता है पर केजी. ऑयल विंडो फॉर फॉर्मेशन इज 60 डिग्री टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ये इसी में वो ऑयल बन पाता है. ठीक है, इसी टेम्परेचर पे. ऑफन फिर है नेचुरल गैस का तीसरा. तो ये पेट्रोलियम के साथ ही मोस्टली पाए जाते हैं. ठीक है, ये ध्यान देना है. ठीक है, कई बार मीथेन हाइड्रेट्स इस सब में भी होता है, और इसमें प्राइमरली मीथेन होता है CH4. ठीक है, जो कि 70% टू 90% होता है. बाकी और भी हो सकते हैं इसमें, जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब भी हो सकते हैं. ठीक है, और इसका हाईएस्ट LHV है. ठीक है, सारे फॉसिल फ्यूल्स में लगभग 50 मेगा जूल है. ठीक है, पर केजी, और क्लीनेस्ट है. सारे फॉसिल फ्यूल में सबसे क्लीनेस्ट है, और लोवेस्ट CO2 निकलता है, और स्मोक और सूट नहीं निकलता. फिर अनकन्वेंशनल सोर्सेज. अनकन्वेंशनल सोर्सेज हो गया, सेल ऑयल हो गया, कोलबेड मीथेन हो गया, गैस हाइड्रेट्स हो गया. ठीक है, इसमें हम देखते हैं ऑयल सेल्स जो होते हैं उसमें सॉलिड ऑर्गेनिक मिक्सचर होता है, जिसको केरोजिन बोलते हैं. ठीक है, ये भी याद रखना है कि साथ इस पर PIQ भी आया था
गैस हाइड्रेट्स क्या होते हैं? आइस लाइक, ठीक है, क्लैथरेट्स होते हैं जहाँ पे मीथेन इज ट्रैप्ड इन वाटर लैटिस, ठीक है। और उसके बाद कोल्ड बेड मीथेन है, जनरेशन पीक्स ड्यूरिंग कैथोजेनेसिस। कैथोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, उसमें कोल्ड बेड मीथेन, ठीक है, सबसे ज़्यादा कब होता है? जब वो 150 डिग्री के आसपास हो जाता है, ठीक है। और गैस हाइड्रेट्स रिप्रेजेंट मैसिव पोटेंशियल फ्यूचर एनर्जी रिसोर्स, बट क्लाइमेट रिस्क है अगर डिस्टेबलाइज हो गया तो वो हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो वही हमने फॉर्मेशन पढ़ लिया, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि एनारोबिक ऑक्सीजन फ्री कंडीशन में होना चाहिए, हीट और प्रेशर दोनों, ठीक है। तो हमें तो कोल बनता है, पहले पीट बनेगा फिर आगे आगे सब कुछ होते जाता है, ठीक है। तो एंशियंट स्वैम्प थे, उसके बाद वो पीट फॉर्मेशन हुआ, दब दब गए, ठीक है। उसके बाद और कंपेक्शन हुआ तो पानी वानी उसमें का वाटर गैस सब निकल गया। उसके बाद जियो थर्मल हीट और टाइम के साथ साथ वो कन्वर्ट हो गए कोल में, ठीक है। तो उसमें सबसे लेटेस्ट कौन सा है? पीट है, जो कि अभी तुरंत तुरंत बना है। इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, एनर्जी लो होगा, ट्रू कोल नहीं बोलते हैं। फिर है ब्राउन कोल, किसको बोलते हैं? लिग्नाइट को। सॉफ्ट होता है, लोएस्ट रैंक है, हाईएस्ट मॉइस्चर होता है, यूज्ड फॉर पावर। इसको मोस्टली यूज करते हैं, स्लो स्लो जलता है ना। हमें एंथ्रासाइट के साथ साथ, जैसे एंथ्रासाइट है, अच्छी क्वालिटी का, हाईएस्ट रैंक है, हार्ड ब्रिटल है, हाईएस्ट कार्बन एनर्जी है, लेकिन इसको जलाने पे तुरंत जल के खत्म, एनर्जी रिलीज करके खत्म कर जाएगा, ठीक है। लेकिन लिग्नाइट का धीरे धीरे जलेगा, तो इसीलिए मोस्टली पावर जनरेशन के लिए हम यूज करते हैं लिग्नाइट या सब बिटुमिनस टाइप का, ठीक है। और बिटुमिनस क्या है? सॉफ्ट कोल भी बोलते हैं इसको। हाई हीटिंग है, कुकिंग पाउडर, कुकिंग और पावर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये थोड़ा क्लीनर, एंथ्रासाइड में जैसे बहुत ज़्यादा कार्बन है तो कार्बन जल गया, CO2 बन गया, इसलिए थोड़ा कम सूट और ये सब निकलता है, सूट वूट जो धुएं हुए कम होते हैं इसमें। मोस्टली हम लिग्नाइट इसलिए पावर जनरेशन के लिए, वही बता रहा था मैं, यूज करते हैं क्योंकि मॉइस्चर है ना, तो धीरे धीरे स्लो जलता है, पहले मॉइस्चर को कन्वर्ट करेगा एनर्जी, तो धीरे धीरे जलेगा, ठीक है, और लिमिटेड एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन एंथ्रासाइड के साथ नहीं होगा, तो जलाएंगे तुरंत एकदम हा हा से जलेगा और फिर खत्म। फिर है इंडियन गोल्ड का ग्रेडेशन, ग्रेडेशन दिया हुआ है। ग्रेड ए होता है जिससे कैलोरीफिक वैल्यू 62, ठीक है, किलो कैलोरी पर केजी से 6200 किलो कैलोरी पर केजी से ज़्यादा हो, ठीक है। बी ग्रेड हो गया 5600 टू 6200, सी ग्रेड हो गया 49 टू 4940 टू 5600, और डी ग्रेड हो गया 4200 4940। तो मुझे लगता है शुरू का चार बस याद रखो, बाकी तो नहीं पूछेंगे। फिर कोल में क्या क्या होता है? तो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस होता है मॉइस्चर, एस और वोलेटाइल मैटेरियल के लिए। एलिमेंटल एनालिसिस होता है कि कौन कौन सा एलिमेंट होता है, एस कंपोजिशन देखा जाता है, उसकी फिजिबिलिटी देखी जाती है, टोटल मॉइस्चर कितना है, कैलोरी वैल्यू कितना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुकिंग प्रेशर में अगर है तो उसमें कोपस टेस्ट होता है, ठीक है। सोल हीटेड ओवन टेस्ट होता है, मूवेबल वॉल ओवन होता है, स्वेलिंग एंड केकिंग के लिए फ्री स्वेलिंग इंडेक्स उसका निकालते हैं, ठीक है। और भी कई सारे टेस्टें होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये फॉर्मेशन तो हमने देख ही लिया, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्वालिफिकेशन बनता है, जब कोल बनता है ना उसको, ठीक है। और हमने देख लिया सबसे अच्छा सबसे खराब कौन सा है, ठीक है। और हमें पता है कि पीट में हाईएस्ट ऑक्सीजन टू कार्बन रेशियो होता है, ठीक है। और एंथ्रासाइड में सबसे लोएस्ट, ठीक है, ऑक्सीजन टू कार्बन रेशियो होता है। और एंथ्रासाइड और ज़्यादा होगा तो वो फिर ग्रेफाइट में बन जाएगा, ठीक है। और ग्रेफाइट लेकिन उस हमारा कोई काम का नहीं है। ग्रेफाइट मतलब जैसे होता है पेंसिल के अंदर होता है, वो ग्रेफाइट है। फिर है केमिकल कंपोजिशन। तो इसमें हमने पढ़ लिया था कि कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन होंगे, जितना नया कार्बन हो, जैसे पीट है तो उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ठीक है। और सल्फर फाउंड होता है इनऑर्गेनिक पायरेटिक एंड सल्फेट फॉर्म्स में, ठीक है। और कन्वर्जन प्रोसेस क्या है? तो गैसिफिकेशन कन्वर्ट्स कोल इनटू सिनगैस। सिनगैस गैसिफिकेशन ये क्या करते हैं? हम कोल को सिनगैस में बना लेते हैं, ठीक है, उसमें। और उसमें कार्बन, ठीक है, ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बनते हैं। और लिक्विफैक्शन क्या है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल टू प्रोड्यूस लिक्विड फ्यूल लाइक गैसोलीन या डीजल बनाना है तो उसको हम लिक्विफैक्शन करते हैं, उसमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल का, उससे गैसोलीन और डीजल बनता है, ठीक है। कोक मेकिंग रिक्वायर्स कोल दैट कैन सॉफ्टन एंड स्वेल, ठीक है। टेस्ट लाइक ग्रेकिंग और या फिर गिजलर प्लाजो प्लास्टोमेट्रिक टेस्ट हम यूज करते हैं कि भाई वो सॉफ्ट हो सकता है कि नहीं, ठीक है। कोक बनाने के लिए वैसे कोल चाहिए होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लिक्विड पेट्रोलियम की तरफ। तो ये एक, ठीक है, पेट्रोलियम का जनरल टर्म है, एनीथिंग नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन मिक्सचर फाउंड इन द अर्थ,
ठीक है। इसमें क्रूड ऑयल होता है हाइड्रोकार्बन मिक्सचर दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट सरफेस कंडीशन। सरफेस कंडीशन में तो उसके अंदर से हम बाहर निकाल दिए सरफेस पे तो लिक्विड कंडीशन में करता है, तो उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, एक रिफाइनरी मेथड है जो कि क्रूड ऑयल को डिफरेंट कमर्शियल प्रोडक्ट्स में हम सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शंस में बांटते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे वो डिफरेंट डिफरेंट उसमें से निकलते हैं। ठीक है, कमर्शियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्रूड ऑयल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं तो डेंसिटी के हिसाब से करते हैं, लाइट ऑयल, मीडियम ऑयल, हैवी ऑयल। ठीक है, और ये वाटर के रिलेटिव में लेते हैं, वैसे सारे तो वाटर से लाइट ही रहते हैं। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, तो कंपोजिशन क्या होता है उसमें, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है। ठीक है, और हम क्या मिलाते हैं, इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, वैसे नेचुरली ब्यूटेन और प्रोपेन इनका कोई गंध नहीं होता है, लेकिन इथाइल मरकैप्टन हम एलपीजी में मिलाते हैं। ठीक है, ताकि गैस निकले इनके साथ, ताकि ये लीक हो तो हमें पता चल जाए कि वो कुछ तो गैस निकल रहा है, ताकि हम चेक करें कि हाँ कहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो याद रखना कौन सा क्या मिलाते हैं, इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, उसके बाद है कि इसमें नेचुरल गैस है निकलता है, एलपीजी प्रोडक्शन होता है, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, और ये थोड़ा क्लीनर है एलपीजी। ठीक है, और इफ़िशियंट है, कैलोरी हाई है, और बहुत सारा इसका वाइड रेंज है, हर जगह यूज़ होता है, घर में यूज़ हो सकता है, फैक्ट्री में यूज़ हो सकता है। ठीक है, गाड़ियों में यूज़ हो सकता है, सीएनजी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। और प्रेशर में जब प्रेशर रहेगा तो उसको लिक्विफाइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट, जब हमारे घर में आता है ना सिलेंडर में, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब हमारे उस जैसी लिक्विड, जब नॉब ऑन करते हैं तो प्रेशर घटता है, प्रेशर घटता है तो वो बाहर निकलता है, बाहर घटता है निकलता है तो प्रेशर घटता है, फिर वो लिक्विड से तुरंत गैस में। तो कभी ऐसे दबा के देखना, जैसे पानी जैसा फील होगा, लेकिन हाथ देखोगे तो हाथ में पानी नहीं रहेगा, वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो क्या है, एलपीजी से हेवियर है हवा से। ठीक है, तो लो एरियाज में ही रहता है मोस्टली। ठीक है, लीक भी होता रहेगा तो नीचे नीचे रहेगा, ये नहीं कि अचानक से उड़ जाएगा, इसीलिए ज़्यादा रिस्की है। अगर ये लाइट होता है ना तो ये कम रिस्की होता है, कि भाई चलो जैसे हीलियम उलियम की तरह होता है, हीलियम गैस की तरह, तो ऐसे हुआ कि हाँ चलो निकला गैस, तुरंत उड़ के चला गया ऊपर, तो रिस्क नहीं रहता, इसीलिए रिस्क भी ज़्यादा रहता है। और कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं, तो बाद में हम इसमें मिलाते हैं। ठीक है, इथाइल मरकैप 10 याद रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। ठीक है, तो इसमें अलग अलग लेवल होता है, जैसे कि सब 350 डिग्री, 250 सबसे गर्म, फिर उससे गर्म, कम गर्म, और लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 40 जब इसको हम क्रूड डाल के गर्म करते हैं तो इसमें रिफाइनरी गैस सबसे पहले निकलता है। देखो, ठीक है, C1 से C4 तक। ठीक है, जो अलग अलग कॉलम होते हैं C1 से C4 तक। फिर गैसोलीन कहाँ से निकलता है, C5 से C12 तक, पेट्रोल जो होता है। फिर नैफ्थलीन निकलता है C7 से C4 तक। फिर केरोसिन या जेट फ्यूल निकलता है C10 से C16 तक। अब हम वार्म में आ गए, फिर और गर्म करते हैं तो डीजल निकलता है C10 से C15 पे। ठीक है, और लिब्रिकेंट ऑयल निकलता है C15 से C20 पे। फ्यूल ऑयल निकलता है जैसे C2 ये सब चलते हैं, तो C20 से C70 तक। और जो बाद में बच जाता है जो कुछ नहीं है, तो रेसिड्यूल होता है, asphalt होता है, फिर पैराफाइन होते हैं, यही सब होता है उसमें। ठीक है, पेट्रोलियम जेली भी इसी से बनता है, इसमें जो रेसिड्यू आता है उसी से। तो पेट्रोलियम का हम देख लेते हैं। तो हमको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, जो प्लैंक्टन्स है, उनसे बनता है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स हीट और प्रेशर में रहते हैं, ऑर्गेनिक डेब्रिस हाइड्रोकार्बन में। और लेकिन वहाँ पे जो टेम्परेचर होना चाहिए 60 डिग्री टू 150 डिग्री होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो फिर नहीं होगा ऑयल प्रोड्यूस। ठीक है, उसके बाद है इसका फॉर्मेशन होता है मेसोजोइक और सेनोजोइक एरा में, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, और ये कार्बन का हमने देख लिया कि 84 to 87% इसमें कार्बन होता है, बाकी हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, और इसमें एरोमेटिक्स भी होते हैं, रेजिन्स होते हैं, सल्फर भी थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, इसलिए। और उसके बाद जो सीक्वेंस है डिपोजिशन का, तो पहले जनरेशन होता है, फिर प्राइमरी माइग्रेशन होगा, फिर सेकेंडरी माइग्रेशन होगा, फिर एक कहीं पे जो रॉक के क्रैक्स है उसमें जाके एक्मुमुलेशन होगा, और फिर सी पे धीरे धीरे उसी में क्रैक्स में बहते रहेगा। ठीक है, जो ट्रैप्स होते हैं। ठीक है, एंटीक्लाइंस या फॉल्ट्स के बीच में इम्परमिएबल जो होता है रॉक, कैप रॉक होता है, जैसे कि दो रॉक्स के बीच में जगह है उसमें रह गया। ठीक है, अब उसके बीच में दबे हुए हैं, इसीलिए जब हम इसको फ्रैक्चर करके छेद करते हैं खटाक से ऊपर की तरफ आ जाता है, क्योंकि प्रेशर में है ना बेचारा। पेट्रोलियम हैज ए हाई एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, हाइयर हीटिंग वैल्यू होता है इसका। ठीक है, इंक्लूड्स द लेटेंट हीट ऑफ द वाटर वेपर, वाइल द नेट। ठीक है, या फिर लोअर हीटिंग वैल्यू होता है। ठीक है, जो जिसका हाइयर डेंसिटी होता है। ठीक है,
पहला बात कि पेट्रोलियम का डेंसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, हैज ए हाई एनर्जी डेंसिटी होता है, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होता है। जो हायर हीटिंग वैल्यू होता है, ठीक है, इंक्लूड द लैटिंग हीट ऑफ वाटर वेपर, वाइल द जो लोअर हीटिंग वैल्यू होता है उसकी यूज करता है रियल वर्ल्ड इफिशियंसी के लिए, ठीक है। तो लोअर हीटिंग वैल्यू लगभग होता है 37 मेगा जूल पर के जी, और हाई हीटिंग वैल्यू जो हाई हो गया 42 to 44 मेगा जूल पर के जी, ठीक है। और उसके बाद क्रूड ऑयल जो होता है वो सेपरेट होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, जिसमें कि गैसोलीन, केरोसिन, डीजल ये सब होता है, ठीक है। और गैसोलीन का जो ऑक्टेन नंबर होता है, ठीक है, जो कि मेजर करता है इसका रेजिस्टेंस टू नॉकिंग। ये नॉकिंग ये सब डिस्कस किया है मैंने PYQ वाले वीडियो जो बहुत पहले अपलोड किया था, बहुत पहले भी नहीं। और एलिमेंटल तो कंपोजिशन देख ही लिया मैंने, कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा होता है और सल्फर और ये सब भी हो सकता है, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट। तो अब गैसियस फ्यूल की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो LPG होता है, ठीक है, वो उसमें प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है, थोड़े बहुत उसमें प्रोपलाइन, ठीक है, प्रोपलीन और ब्यूटिलीन ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस में होता है प्राइमरी, उसमें मीथेन होता है, ठीक है। LPG में क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, और नेचुरल गैस में क्या होता है, मीथेन, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं जैसे गैस हाइड्रेट्स, टाइट गैस, सैंड गैस, ये सब भी हो सकता है। तो ये सिंपल चीज़ है, यहाँ पे गैस हाइड्रेट्स के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। तो ठीक है, पॉज करके देख लीजिए, कोई वैसा रॉकेट साइंस नहीं है। फिर जो टाइट गैस होता है थोड़ा बहुत उसको देख ही लेते हैं, टाइट गैस, खोल गैस, ये सब का। तो टाइट गैस होता है, ठीक है, जो सैंड्स में होता है गैस फंसा हुआ, उसमें हम ऐसे पाइप डाल देते हैं, ठीक है, जो स्मॉल स्मॉल पोर्स में गैस होता है, ट्रैप्स होता है। फिर यहाँ पे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जैसे भी कर ले, ठीक है, और फिर उसके थ्रू गैस अपना आ जाता है, ठीक है। तो इसमें लो पोरोसिटी होता है, वेरी लो परमेबिलिटी होता है, गैस माइग्रेटेड, माइग्रेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है मोस्टली, ठीक है। इसमें फ्लो रिस्ट्रिक्शन का चैलेंज है सबसे बड़ा। फिर है कोल, जो हमारा कोल बेड मीथेन का बात है, कोल गैस जहाँ से निकलता है, यहाँ पे हमने कोल का सीम्स में है, तो बीच में गैस भी ट्रैप्स है, ठीक है। तो उसके बाद डी वाटरिंग या डीपेस्टराइजेशन का टेक्निक हम यूज करते हैं। गैस इज स्टोर वाया एडजॉर्प्शन, मतलब साथ में चिपक के रहता है। नेचुरल फ्रैक्चर्स, ठीक है, प्रोवाइड पाथवे, जो नेचुरल फ्रैक्चर्स है उसके थ्रू फ्लो करते हैं। रिक्वायर्स वाटर रिमूवल टू लोअर द प्रेशर, ठीक है, कि पानी को हटाकर थोड़ा प्रेशर कम होगा तो वो आ जाएंगे। यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट का चैलेंज है। फिर है नेक्स्ट सेल गैस का। नेक्स्ट हमारा सेल गैस, ठीक है। तो सेल गैस क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग या फिर हाई वॉल्यूम हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग इसमें भी करते हैं। जो गैस होते हैं ट्रैप्ड होता है माइक्रोपोर्स पे, ठीक है, और यहाँ पे एक्सट्रीमली लो परमिलिबिलिटी होता है, सेम उसके साथ जो टाइट गैस सैंड गैस के साथ है, ठीक है, और एक्सटेंसिव सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट चाहिए, ठीक है। इसमें कई बार हमें चीज़ों को फ्रैक्चरिंग मतलब इसको तोड़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि इसमें जो फंसे गैस इसमें आ जाए, फिर इसमें आ जाए, फिर ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है। और तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत महंगा भी है। फिर नेक्स्ट अब हम आगे फिर से वापस आते हैं रिन्यूएबल पर, ठीक है। ये रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हम देखते हैं, जिसमें विंड है, वाटर है, जियोथर्मल है, ये सब है, देखते हैं। तो पहले है हाइड्रो पावर, ठीक है। सबसे फर्स्ट है हाइड्रो पावर। तो इसमें कौन कौन सा किस तरह का हाइड्रो पावर होती है, तो रिवर, रन ऑफ रिवर होता है, ठीक है। ये नदी बह रही है, उसमें अपना यहाँ पे लगा दिए, क्या बोलते हैं, जनरेट करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, टरबाइन, ठीक है, उसके फ्लो से कर ली। बट इसके लिए रिवर बहुत ही ऐसे होनी चाहिए थोड़ी, जो ऐसे फ्लो करे जिसमें कोई उतनी एनर्जी हो, ठीक है। तो रन ऑफ रिवर में एक तो वो है, तो वो तो यूज नहीं होता। मोस्टली हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम, ये नदी बह रही है, इसमें थोड़ा सा एरिया ऐसे काट लेते हैं, ठीक है। चलो भाई एक पतला सा फ्लो बना दिया, उसको इस तरह से बनाते हैं कि इसमें से चैनल जितना पतला उतना तेजी फोर्स से आएगा। फिर यहाँ पे अपना हम लगा दिए हैं अपना जनरेटर, अपना यहाँ पे सिस्टम सेट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे टरबाइन लगा लिए, इसमें पानी आया, अपना काम हो गया, ठीक है। और फिर पानी आगे जाके नदी में फिर मिल जाता है, ठीक है। दूसरा स्टोरेज की भाई यहाँ पे डैम बना दिए, नदी आ रहा था, मैंने कहा डैम बनाओ भाई, ठीक है। नदी बहा, फिर ये हाइट बढ़ गया, यहाँ पे फिर यहाँ से पानी हम गिराए, यहाँ पे अपना मस्त लगाए हैं टरबाइन, यहाँ पे पानी टरबाइन पे गिरा, ये गोल गोल घुमा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, फिर पानी आगे चला गया, ठीक है। इसके पीछे क्या बन गया, ये अब रिजर्वायर बन गया, लेक। फिर पंप्ड स्टोरेज क्या है, ठीक है, कि वहाँ पे क्या होता है कि पंप्ड स्टोरेज में सिंपल से कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है, और कभी कभी क्या होता है पानी कम है तो हम उसको, ठीक है, लोअर रिजर्वायर्स टू ए अपर वन ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ लो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के समय
ठीक है, ये करते हैं, पंप करते हैं किसको, वाटर को, और उसको रिलीज करते हैं फिर से जनरेट करने के लिए पावर ड्यूरिंग द पीक डिमांड। ठीक है, कि नीचे से उठा के हायर पे ले गए और फिर वहाँ से यूज करेंगे पानी को गिरा के जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। अब हाइड्रो पावर स्टेशन पे कोर कंपोनेंट्स क्या होता है, एक डाइवर्जन वियर होता है जो स्ट्रक्चर होता है डाइवर्ट करता है, ठीक है, स्ट्रीम इनटू इनटेक, ठीक है, नदी बह रही है उसको यहाँ से डालने के लिए यहाँ पे हो गया। फिर इनटेक हो गया, स्ट्रक्चर दैट टेक्स इन द डाइवर्टेड वाटर, एक जो स्ट्रक्चर जो बना है जो वाटर जो लेता है डाइवर्टेड वाटर को। फिर डिसिल्टिंग टैंक, यहाँ पे जो भी सिल्ट से सेगमेंट्स है उसमें से वाटर से हट जाए तो भी टरबाइन में जाएगा तो कहानी खत्म। फिर पावर चैनल होता है, चैनल दैट कन्वेज वाटर फ्रॉम डिसिल्टिंग टैंक टू फोरवे, फोरवे तक पानी पहुँचता है। फिर फोरवे क्या होता है, एक स्मॉल रिजर्वायर होता है जो कि टेम्पोरली वाटर को स्टोर करता है बिफोर इट इंटर्स द पेन स्टॉक। पेन स्टॉक पतला सा नैरो पाइप टाइप होता है। पेन स्टॉक क्या है, पाइप जो होता है कैरी करता है वाटर को प्रेशर, ठीक है, अंडर प्रेशर फ्रॉम ए फोरवे टू टर्बाइंस, टर्बाइंस पे फिर अपना, फिर यहाँ पे पावर हाउस होता है, ठीक है, तो वो टर्बाइन और वहाँ पे जनरेटर्स होते हैं। फिर टेल रेस चैनल होता है जो डिस्चार्ज करता है जो वाटर को फिर से वापस स्ट्रीम में, ठीक है, जो बताया था ना सिंपल, टरबाइन से निकलने के बाद। तो ये हमारा डाइवर्जन वीयर हो गया कि भाई चलो डाइवर्जन ले लिए। फिर इनटेक आ गया जहाँ पे पानी भरने लगा। फिर डिसेंडिंग टैंक हो गया, टैंक यहाँ पे अपना सेडिमेंट नीचे रह गया। फिर उसके बाद पावर चैनल में आ गया कि ठीक है यहाँ पे स्टोरेज तो लंबा सा बनाते हैं। उसके बाद फॉरवे में आ गया कि अब यहाँ पे पानी जमा होने लगा। फिर यहाँ पे वॉल्व रहता है कितना खोलना कितना नहीं, और उसके बाद ये पाइप हो गया। ठीक है, अब इतने बड़े इस पानी के बाद ठीक है, कितना प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर, और पतले पाइप से जरूरत और स्पीड से आएगा, प्रेशर में आएगा, और जितना प्रेशर में आएगा उतना तेजी से टरबाइन को घुमाएगा और फिर ये जनरेट करेगा और जो बाकी पानी फिर से वापस स्ट्रीम में मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रो पावर में जो जनरेशन प्रिंसिपल है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वाटर आता है हाइयर टू लोअर एलिवेशन में और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा और टरबाइन पे गिरेगा और उसको रोटेट करेगा। ठीक है, पावर कैपेसिटी डिटरमाइन किया जाता है पावर फार्मूला से, ठीक है, पी इक्वल टू, ठीक है, एन रो जी क्यू एच। यहाँ पे क्या है, इफिशियंसी इनटू, ठीक है, वाटर का डेंसिटी कितना है वो हो गया रो, ठीक है, उसके बाद ग्रेविटी जी, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 या 10 ये कैलकुलेट कर लेना है। क्यू क्या है, फ्लो रेट है, और एच क्या है, हेड। ठीक है, तो इसके आधार पर पावर कैपेसिटी हम डिटरमाइन करते हैं। फिर एनर्जी इफिशियंसी क्या है, तो बेस्ट कन्वर्जन इफिशियंसी है सारे एनर्जी रिसोर्सेज में टिपिकली 90% तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, वाटर टू वायर। ठीक है, लेकिन हम अगर ओवरऑल एफिशिएंसी को लें 70%, 75% तक मान लें। ठीक है, 1/4 ऑफ वर्ल्ड का इलेक्ट्रिसिटी इसी से जनरेट होता है और ये चीपर है थर्मल पावर से भी। क्लासिफिकेशन कैपेसिटी तो छोटे छोटे में जैसे इंडिया में बांटा गया है, तो हाइड्रो सिस्टम को तो माइक्रो है 100 किलोवाट तक माइक्रो, मिनी हो गया 2 मेगावाट तक, स्मॉल हो गया 25 मेगावाट तक, मीडियम आ गया 100 मेगावाट तक, और 100 मेगावाट के ऊपर जितने हैं सबको लार्ज। ठीक है, तो रूरल जो इलेक्ट्रिफिकेशन है आइसोलेटेड ग्रिड्स में उसके लिए क्रिटिकल है कौन से, स्मॉल, मतलब 25 मेगावाट तक, जो कि मोस्टली हम पहाड़ों में और इस सब जगह मोस्टली यही यूज लगाते हैं। फिर जहाँ पे थोड़ा उतना हम नहीं चाहते रिजर्वायर बने और ये सब चीज़ें। ठीक है, और हेड और फ्लो के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है, हेड के हिसाब से तो अल्ट्रा लो 3 मीटर का, ठीक है, फिर लो है 40 मीटर, मीडियम ग्रेटर देन 40 मीटर, फिर हाई हो गया ग्रेटर देन 75 मीटर। और मेन ऑपरेशनल इंक्लूड हमने देखा ये रिवर रन ऑफ स्टोरेज और पम्प्ड स्टोरेज। पम्प्ड स्टोरेज में क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज बाई मूविंग वाटर फ्रॉम, ठीक है, लोअर से अपर बेसिन में हम ले गए वाटर को कब, ऑफ पीक पीरियड में, और फिर उसको जो सरप्लस एनर्जी है फिर उसको हम ऊपर से नीचे गिराएंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। ठीक है, की कंपोनेंट तो हमने पढ़ ही लिया, पेन स्टॉक होता है, प्रेशर कंड्यूट होता है जहाँ पता है कैसे प्रेशर होता है, फॉरबे हो गया, सर्च टैंक हो गया, स्टोरेज पॉन्ड हो गया, स्पिलवे जो एक्सेस वाटर रहता है वो जाता है। ठीक है, और टर्बाइन कैटेगराइज होते हैं एज ए रिएक्शन। ठीक है, एक है फ्रांसिस कैल्पन विच आर फुली फ्लडेड और इम्पल्स, एक ठीक है, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन विच इज फुल्ली फ्लडेड जो कि डुबाई रहता है, इम्पल्स जिसपे कि, ठीक है, विच ऑपरेट इन एयर एट हाई हेड्स। इंडिया में रैंक 5th ग्लोबली इन एक्सप्लॉयटेबल हाइड्रो पोटेंशियल, नॉर्थ ईस्ट रीजन का है सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल है। ठीक है, और उसके बाद नॉर्दर्न रीजन्स का है। और हमारे जो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे सरदार सरोवर है, टिहरी है, पोंग है ब्यास नदी पे, हीराकुड है, महानदी पे, भाखड़ा नंगल है सतलज पे। फिर ओशन एनर्जी की बात की गई है, तो ओशन एनर्जी में कई सारे जैसे टाइडल एनर्जी हो गया, ठीक है, कि टाइड आया
ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा उससे हम जनरेट करेंगे। फिर टाइडल रेंज, हाई और लो टाइड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको टाइडल रेंज बोलते हैं। फिर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन है कि प्रोसेस दैट यूज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वार्म सरफेस वाटर और कोल्ड डीप ओशन वाटर टू ऑपरेट ए हीट इंजन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और जो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन के साइकिल्स होते हैं, जो ओपन साइकिल्स होते हैं, यूज करते हैं वार्म सरफेस सी वाटर को डायरेक्टली एज द वर्किंग फ्लूइड फ्लैशिंग इनटू द स्टीम इन ए लो प्रेशर इन्वायरमेंट। फिर है क्लोज साइकिल, उसमें क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड यूजेज ए वर्किंग फ्लूइड विथ ए लो बॉइलिंग पॉइंट लाइक अमोनिया जो कि तुरंत बॉयल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वेपराइज करेंगे। ठीक है, बाई वार्म सरफेस वाटर एंड कंडेंस्ड बाई कोल्ड डीप वाटर। फिर है हाइब्रिड साइकिल, कंबाइंस बोथ ओपन और क्लोज। ठीक है। तो उस एनर्जी हो गया कि वेव एनर्जी है भाई, आया। ठीक है, वेव आया और अपना जो डिवाइस लगा है, ठीक है, उसको पुश किया, पुश और पुल ऐसे चल रहा है, तो उससे अपना इलेक्ट्रिसिटी पिस्टन है, चल रहा है पिस्टन और उससे फिर जनरेट हो रहा है। फिर टाइड एनर्जी, हाई टाइड लो टाइड आया। ठीक है, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी को हार्नेस करते हैं, यहाँ भी वेव में काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है। फिर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन को, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम टेम्परेचर डिफरेंस को लगाएंगे। सपोज कि यहाँ पे एक ऐसा टेम्परेचर है और इसके थ्रू हम गुजारते हैं एक ऐसा लिक्विड जो कि बहुत कम टेम्परेचर से अमोनिया है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके प्रेशर से हम क्या किए, आया गैस में कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ पे टरबाइन चलाया, फिर उससे आया, टरबाइन चलाया और फिर उसको वापस भेज दिया, फिर से ठंडा हो गया, फिर से ऊपर आया, तो ये सब चलते रहता है। ठीक है। फिर है सैलिनिटी ग्रेडियंट एनर्जी, तो फ्रेश वाटर साल्ट वाटर इस सिस्टम का उपयोग करते हैं। ठीक है। इसमें और कुछ तो हो गया, आप देख लेना पॉज करके आप। फिर है टाइडल एनर्जी का सिस्टम, तो हमने देख लिया। ठीक है, कि फ्लड आया और फिर जब जाएगा तब भी सिस्टम चलेगा और जब आएगा तब भी सिस्टम चलेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से। ठीक है, तो ये ओपन साइकिल का है, ये क्लोज साइकिल का है, ये हाइब्रिड का है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया, आप देख लेना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जियो थर्मल एनर्जी में। तो जियो थर्मल एनर्जी होता है जो कि कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है कहाँ से, अर्थ के विदिन से। किस कारण से, स्लो रेडियो एक्टिव डिके ऑफ मिनरल्स के कारण से। ठीक है। फिर ड्राई स्टीम प्लांट होते हैं, प्लांट वेयर स्टीम इज पाइप डायरेक्टली, जो जियो थर्मल रिजर्वायर है वहाँ से स्टीम निकलते रहता है। ठीक है, कई जगह आप देखोगे ना पहाड़ों में या कहीं भी, बहुत जगह ऐसे प्लेट्यूज में भी, कि वहाँ से वो ऐसे फ्यूमरल्स की तरह निकलते रहते हैं, ऐसे गर्म गर्म पानी रहता है और इसमें से ऐसे ऐसे भाप निकलते रहेगा, या फिर कुछ कुछ क्रैक्स होते हैं जिसमें से गर्म गर्म हवा आती रहती है, तो वो हो गए। ठीक है, कि नीचे पानी है, वो भाप बन के उड़ रहा है। तो उसको क्या करते हैं, स्टीम को डायरेक्टली पाइप करके, ड्राई स्टीम प्लांट में करते हैं, उसको स्टीम को डायरेक्टली पाइप कर लिए और थर्मल रिजर्वायर से टर्बाइंस को जनरेट ऑपरेट करने के लिए। फिर है फ्लैश स्टीम प्लांट्स, प्लांट वेयर हाई टेम्परेचर हाइड्रोथर्मल लिक्विड इज फ्लैश टू स्टीम बाई रिड्यूसिंग इस प्रेशर विथ रिजल्टिंग स्टीम यूज टू ड्राइव ए टर्बाइन। फिर है बाइनरी साइकिल प्लांट, तो यहाँ पे एक प्लांट है जहाँ पे मॉडरेटली हॉट जियोथर्मल, जो मॉडरेटली हॉट है, हीट फ्लूइड हीट है, a secondary working fluid with a lower boiling point which vaporizes to turn the turbines। का मतलब यहाँ पे मॉडरेटली ह्यूड हॉट जियोथर्मल फ्लूइड है। ठीक है, लिक्विड चलो उतना गर्म नहीं है जियोथर्मल। ठीक है, उसको लाएं और उससे हम जैसे अमोनिया जैसे गैस को गर्म कर लिए, तुरंत हल्के टेम्परेचर पर गर्म हो गया, अब उससे हम वेपराइज हो गया, अब उसके प्रेशर से हम टरबाइन चला रहे हैं। फिर enhanced geothermal system, the engineered system that artificially creates hydrothermal resources by injecting fluid into subsurface under controlled condition to reopen or pre-existing fractures and enhance permeability। कि भाई उसमें हम जो आर्टिफिशियली हम हाइड्रोथर्मल रिसोर्स बना रहे हैं, कि फ्लूइड डाल दिए। ठीक है, जो सब सरफेस में अर्थ के नीचे क्रैक थे उसमें, क्योंकि अर्थ के नीचे जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम टेम्परेचर बढ़ते जाता है, हमें पता है, तो वहाँ पे वो गर्म हो गया, तो फिर वहाँ से वो हीट जनरेट होगा, स्टीम, फिर उससे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें सिंपल से लॉजिक। तो जियो थर्मल क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में। तो ये रेडिएटिव डिग्रेड जो होता है मिनरल्स का, उसके कारण होता है। ठीक है, लो कौन से हो गए कि लेस देन 125 डिग्री सेल्सियस है, तो ठीक है, तो वो लो हो गए। फिर मीडियम हो गया 125 डिग्री से 225 डिग्री, और हाई हो गए ग्रेटर देन 225 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसमें हमें इसके थ्रू हम ज़्यादा
हीट है 225 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके ऊपर जितना ज़्यादा हीट उतना ज़्यादा प्रेशर वेपर बनेगा और उतना ज़्यादा चीज़ें सही से होंगी। ठीक है, डाई स्टीम प्लांट्स होते हैं, स्टीम डायरेक्टली लेते हैं। फ्लैश में तो हमने पता ही यूजेज हाई प्रेशर हॉट वाटर दैट फ्लैशेज इनटू स्टीम टू ड्राई जनरेटर। बाइनरी साइकिल का तो पता ही लो टेम्परेचर होता है, तो सेकेंडरी फ्यूल जैसे आइसोब्यूटेन हो गया, लोअर पॉइंट है तो उसको हम वाइपराइज करके चलाते हैं। फिर है डायरेक्ट यूज एंड हीट पंप्स, तो ये तो हम देख ही लिए हैं। ठीक है, कि डायरेक्ट यूज में जो हॉट वाटर है उसको यूटिलाइज करते हैं ग्राउंड सोर्स हीट पंप में। ठीक है, अर्थ का जो स्टेबल सैलो टेम्परेचर है उसको हीटिंग और कूलिंग के लिए बिल्डिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्राउंड सोर्स हीट पंप में ये लेवल द अर्थ स्टेबल सैलो टेम्परेचर 16 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस टू हीटिंग और कूलिंग फॉर बिल्डिंग्स के लिए। और जो हमारा डायरेक्ट यूज सिस्टम है जो कि हाई टेम्परेचर पर काम करता है हॉट वाटर पे, वो मोस्टली हम हीटिंग के लिए, स्पेस हीटिंग के लिए भी करते हैं, जैसे मतलब कमर्शियल लेवल पे, और नहीं तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस ये सब के लिए करते हैं, वेजिटेबल ड्राइंग ये सब के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, तो जियोथर्मल बेस्ड base load power source available 24/7, offering a higher capacity factor than the intermittent wind और सोलर। विंड और सोलर में क्या है कि हवा जब चलेगी तब आएगा, सोलर में क्या रात हो गया खत्म, बट ये तो हमेशा प्रेजेंट रह सकता है ना 24 घंटे। और ये लीस्ट पॉल्यूटिंग एनर्जी फॉर्म्स है, बिकॉज इसमें कोई फ्यूल नहीं चाहिए, कोई कंबसन नहीं चाहिए, नथिंग चाहिए हीट जनरेट करने के लिए। पोटेंशियल डिसएडवांटेज क्या है कि इसके कारण लैंड सब्सिडेंस हो सकता है, सिस्मिक इम्बैलेंस आ सकता है, कि अगर हम उसको हीटेड वाटर को रिमूव कर रहे हैं या फिर हम उसके अंदर कुछ वैसा जियोथर्मल फ्लूइड उसके अंदर हम डाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोमास और बायो एनर्जी। इसमें ऑर्गेनिक मैटर जैसे प्लांट से, वुड से, वेस्ट है, इसको फ्यूल के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, बायो एनर्जी क्रॉप्स के जनरेशन कौन कौन से हो गए, तो फर्स्ट जनरेशन में हो गया जैसे कॉर्न, शुगर केन, इसके बारे में और पढ़ेंगे। सेकंड जनरेशन में हो गया कि नॉन फूड फीड स्टॉक, पहले में फूड क्रॉप्स है जैसे कॉर्न, शुगर कॉर्न। सेकंड जनरेशन में आ गया सेलुलोज मटेरियल, स्विच ग्रास, वुड चिप्स। थर्ड जनरेशन आ गया स्पेशली इंजीनियर क्रॉप्स जैसे एल्गी ये सब। ठीक है, तो ये एक तरह का क्लासिफिकेशन, और दूसरे क्लासिफिकेशन में ये फिफ्थ जनरेशन में आता है, तो देखते हैं कि क्या। फिर है थर्मोकेमिकल कन्वर्सन, ए मेथड कन्वर्टिंग बायोमास टू एनर्जी यूजिंग हीट। ठीक है, थर्मोकेमिकल कन्वर्सन क्या है कि भाई बायोमास को, ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट करना है हीट का यूज करके। प्राइमरी टेक्निक्स आर कंबसन, कि भाई डायरेक्टली जला दो, लकड़ी जला दो, हीट आ गया। पायरोलाइसिस है, फिर थर्मल डिकम्पोजिशन है विदाउट ऑक्सीजन, फिर गैसिफिकेशन है, कन्वर्जन इनटू ए कंबस्टिबल गैस। बायोकेमिकल कन्वर्जन, थर्मोकम की मेथड ऑफ कन्वर्टिंग बायोमास टू एनर्जी यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे कि फर्मेंटेशन, शुगर को इथेनॉल बना लिए। एनारोबिक डाइजेशन, डिकम्पोजिशन विदाउट ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बायोगैस। फिर बायोगैस क्या होता है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है, गैस होता है जो कि जनरेट होता है एनारोबिक डाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। फिर है ट्रांसस्टेरिफिकेशन, एक केमिकल प्रोसेस है जो कि ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, फैट्स या ऑयल्स, उसको फैटी एसिड अल्कलाइल एस्टर्स जो कि बायोडीजल में और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर क्या है, या एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, फॉरेस्ट वेस्ट है, एल्गी और एक्वाटिक है, म्यूनिसिपल वेस्ट है, ये सब का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, किस लिए, तो बायो एनर्जी को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो थर्मोकेमिकल होने पड़ा, कंबसन है, पायरोलिसिस से गैसिफिकेशन है, उसमें सिनगैस निकलता है गैसिफिकेशन में। ठीक है, और पायरोलिसिस में बायो ऑयल या बायो चारा बनाने के लिए करते हैं। कंबसन तो डायरेक्ट पता ही है हीट पावर के लिए। बायोकेमिकल में एनारोबिक डाइजेशन होगा तो बायो गैस बनेगा, और फर्मेंटेशन होगा तो बायो इथेनॉल बनेगा, और ट्रांसस्टेरिफिकेशन से बायोडीजल बनेगा जो कि एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। ये बायोडीजल के कुछ प्लांट्स है जो कि एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये जत्रोफा, करंजा, कैस्टर, नीम, महुआ, साल। ठीक है, हनी, मोरिंगा, जजोबा। फिर थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, पायरोलिसिस और गैसिफिकेशन के बीच में अंतर देख लेते हैं। तो पायरोलिसिस में ऑक्सीजन यूज नहीं होता है, गैसिफिकेशन में पार्शियल ऑक्सीजन यूज होगा, लिमिटेड O2। ठीक है, फुल O2 नहीं। फीड स्टॉक क्या हो गया, बायोमास हो गया, वेस्ट हो गया, प्लास्टिक ये सब। फिर थर्मल डिकम्पोजिशन होगा पायरोलिसिस में, इन इनर्ट इनर्ट एटमोस्फेयर, ये ऑक्सीजन है ही नहीं, इंडोथर्मिक है। ठीक है, टेम्परेचर 200 to 750 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें क्या क्या बनेगा, सॉलिड चार, बायोचार बन सकता है, कार्बन रिच रेसिड्यू। ठीक है, सॉइल अमेंडमेंट, एक्टिवेटेड कार्बन। लिक्विड फॉर्म में बायो ऑयल बन सकता है, तार बन सकता है। ठीक है, गैस में पैरालिसिस गैस बनता है। ठीक है, नॉन कंडेंसेबल गैस जैसे CO2, H2 ये सभी बन सकते हैं। फिर से हम इसका यूज कर सकते हैं हीट करने के लिए। एप्लीकेशन का हीट पावर मटेरियल्स केमिकल्स। अब हम गैसिफिकेशन में देते हैं, पार्शियल ऑक्सीजन में आना चाहिए और टेम्परेचर
700 to 1000 डिग्री प्लस, मतलब इसमें ज़्यादा टेम्परेचर रीच करेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत हीट आता है। इसमें प्राइमरी प्रोडक्ट का सीन गैस बनता है, सिंथेटिक गैस, ठीक है। इसमें CO+H2 होता है, ये एनर्जी कैरियर होता है। फिर रेसिड्यू में क्या बनता है, एस या चार बन सकता है, ठीक है। और ये इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है, तो इसको बहुत सही से मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। एप्लीकेशन का इलेक्ट्रिसिटी के लिए, टर्बाइन जनरेट करने के लिए, टर्बाइन चलाने के लिए, फिर लिक्विड फ्यूल्स के रूप में उपयोग हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन प्रोडक्शन में यूज हो सकता है। नेक्स्ट हमारा बायो इथेनॉल, ये रिन्यूएबल फ्यूल्स का सोर्स है, ठीक है। ये कॉर्न, शुगर कैन, सेलुलोज बायोमास, एग्रीकल्चर वेस्ट का, ठीक है। उसमें प्री ट्रीटमेंट मिलिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें इंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। उसके आगे फिर प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, थोड़ा तो सही से हो जाए, डिस्टिलेशन करेंगे, फिर लास्ट में बायोइथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अपना ब्लेंड कर लेंगे E10 E85 में, ठीक है, ताकि फॉसिल फ्यूल्स पर रिलायंस कम हो सके। फिर हाई ऑक्टेन फ्यूल है ये, इम्प्रूव्ड इंजन परफॉर्मेंस करता है, ठीक है। और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए बायोइथेनॉल की, ये भी है, मिक्सिंग नहीं तो फिर वो गड़बड़ कर देगा गाड़ियों को, ठीक है। ट्रांसस्टिफिकेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ना, वेजिटेबल फैट, ऑयल या फैट्स, उसको अल्कोहल के साथ मिलाते हैं। फिर कैटलिस्ट होते हैं उसमें NOH और KOH, ठीक है, उसके साथ मिलते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब उसके साथ रिएक्ट करते हैं, उसके प्रेजेंट में कैटलिस्ट में, और फिर वो बनता है फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर, ठीक है। फेम भी बोलते हैं, फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर, जिसको बायोडीजल होता है, और साथ में ग्लाइसरॉल बनता है जो कि बायो प्रोडक्ट है। याद रखना बायो प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लाइसरॉल। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फिर से थोड़ा सा। तो एक तरह से सन एनर्जी का ही उपयोग कर रहे हैं ना, बायोमास बना सन एनर्जी से ही, तो इनडायरेक्ट यूज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन हो गया फूड क्रॉप्स, सेकंड जनरेशन हो गया नॉन फूड, ठीक है, लिग्नो सेलुलोसिक क्रॉप्स हो गया, थर्ड जनरेशन हो गया अलगे, फोर्थ जनरेशन में आके जेनेटिक इंजीनियर ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि अब यूज होने जा रहे हैं धीरे धीरे, GMO, जो कि जाके ज़्यादा इंजीनियर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं, सो दैट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बायोफ्यूल उनके बना सकें, ठीक है। और उसका प्रोसेस हो गया, कंबसन होता है, गैसिफिकेशन होता है, पायरोलाइसिस हो गया, तो देख ही लिया। पायरोलाइसिस में बायो ऑयल, बायोचार, गैस, सिन गैस, ये सब बनता है, ठीक है। और टोरिफैक्शन होता है, टोरिफैक्शन एक थर्मल प्री ट्रीटमेंट है जो कि बायोमास को ज़्यादा ब्रिटल और एनर्जी डेंस, ठीक है, रिजेंबलिंग कोल जैसा बना देता है। और फर्मेंटेशन होता है, हमें पता है, ठीक है, शुगर स्टार्च को बायोइथेनॉल और बायोब्यूटेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए। और एनारोबिक डाइजेशन होता है, ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, क्या चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, बायोगैस। और बायोगैस मेनली क्या, किस चीज़ का मिक्सचर है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ध्यान रखना, ठीक है। और इथेनॉल का लोअर एनर्जी डेंसिटी होता है गैसोलीन से, 21 to 24, ठीक है, मेगा जूल पर लीटर। फिर केमिकल प्रोसेस हमने देख लिया, ट्रांसिस्टरिफिकेशन, जो कैटलिस्ट के होता है, ठीक है। उसमें बाय प्रोडक्ट बनता है, ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है, और फैटी एसिड स्टर्स बनते हैं। और इसमें जत्रफा, करंजा, इस तरह के प्लांट्स यूज होते हैं इंडिया में। और तो इसमें कोई है नहीं। और लिक्विड, अच्छा, इसमें बायोइथेनॉल तो हमने देख लिया, ठीक है। बायोडीजल भी देख ही लिया मैंने। कुछ तो रह नहीं गया ना इसमें बायोडीजल में, नहीं, बायो ऑयल, पायरोलिसिस ऑयल जो बनता है, ठीक है। तो डार्क ब्राउन लिक्विड बनता है, ठीक है, जो फास्ट पायरोलिसिस होता है उसमें। और लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम हीट करते हैं बायोमास को तेजी से, ऑक्सीजन का अब्सेंस में, तो ये बन जाता है, ठीक है। तो वुडी बायोमास चाहिए, एग्रीकल्चर रेसिड्यू चाहिए, राइस स्ट्रॉ चाहिए, फॉरेस्ट वेस्ट चाहिए। और ये लगभग एसिडिक होता है, ठीक है। जो बनने का ऑयल केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, थर्मली अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो इसको लगभग हम अपग्रेड करते हैं, देखिए हाइड्रो ट्रीटिंग करते हैं, ताकि यूजुअल फ्यूल में बन सके। और इसका जो एनर्जी और कंटेंट होता है लगभग 17 मेगा जूल पर kg होता है। फिर एडवांस जनरेशन है जो फोर्थ में है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड और ये सब सिंथेटिक बायोलॉजी ये सब यूज कर रहा है, जैसे माइक्रो एल्गे और ये सब, ये तो देख ही लिया हमने। फिर बायोगैस का देख लेते हैं, इसमें क्या चीज़ रह गया। बायोगैस में पता है CH4CO2 निकलेगा, 50 to 75% होता है, और CO2 25 to 50% हो सकता है, ठीक है। और इसमें कभी कभी ट्रेस गैसेस होते हैं, जैसे कि H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब भी निकल सकता है, CH3।
और इसमें प्रोसेस जो होता है, हाँ प्रोसेस देख लेते हैं, 4 डिस्टिंक्ट प्रोसेस होता है। हाइड्रोलाइसिस होता है, पहले की जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है। फिर एसिडोजेनेसिस होता है, ऑर्गेनिक एसिड बनेंगे। फिर एसिडोजेनेसिस होगा कि एसिटिक एसिड बनेगा और H2 बनेगा। और फिर मेथनोजेनेसिस होता है जो कि मीथेन प्रोडक्शन फाइनली होता है। ठीक है, और जो 70% मीथेन होता है वो प्रोड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, एसिटिलास्टिक मेथनोजेनेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, CH3COH जो है वो कन्वर्ट होगा मीथेन और CO2 में, वाइल रेस्ट कम फ्रॉम द हाइड्रोजेनोट्रॉपिक पाथवेज। ठीक है, तो 70% किस थ्रू होता है, तो हमारा एसिडोजेनेसिस जो पाथवेज है उसके थ्रू आता है, और बाकी हाइड्रोजेनोट्रॉपिक पाथवेज की तरह थ्रू आता है। ठीक है, तो प्रोसेस याद रखना, हाइड्रोलाइसिस, एसिडोजेनेसिस एसिड, पहले एसिडोजेनेसिस ऑर्गेनिक एसिड बनेगा, ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, फिर एसिटिक एसिड बनेगा, एसिडोजेनेसिस, फिर मिथनोजेनेसिस। ठीक है, और एसेंशियल पैरामीटर्स में देख लेते हैं। सक्सेसफुल प्रोडक्शन रिक्वायर्ड स्ट्रिक्टली कंट्रोल इन्वायरमेंट, स्टेबल पीएच होना चाहिए, पीएच हमेशा मेंटेन होना चाहिए, मेसोफिलिक टेम्परेचर होना चाहिए लगभग 35 डिग्री के आसपास, और प्रॉपर कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो होना चाहिए। ठीक है, और मिक्सिंग टैंक होना चाहिए, डंग वाटर ये सब के मिक्स के लिए। और जो इम्पोर्टेंट है, जो कॉमन रिएक्टर मॉडल्स है तो उसमें एक फिक्स डोम होता है, ठीक है, जनता एंड दिन बंधु फ्लोटिंग ड्रम होता है, और बायोगैस कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइटिंग के लिए जैसे सिल्क मेंटल लैंप्स होते हैं, या पावर जनरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंड एनर्जी, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल लिफ्ट और विंड एनर्जी का यूज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो विंड का है उसको मैकेनिकल एनर्जी रोटेट करेगा, और फिर उसे इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसे जो रोटेट होगा मोटर, मोटर से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा। ठीक है, और लिफ्ट और ड्रैग जो टू प्राइमरी एरोडायनेमिक फेनोमेना होता है, फोर्स होता है लिफ्ट और ड्रैग उस पर ये, ठीक है, रिलाई करता है। ठीक है, लिफ्ट फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द एयर फ्लो टू रोटेट द ब्लेड्स, वाइल द ड्रैग फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। ठीक है, और एयर डेंसिटी, द पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, कुछ 3 की फैक्टर्स है, द पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ एयर। अब जितना एयर डेंस रहेगा उतना ज़्यादा पावर जनरेट होगा। स्वेप्ट एरिया, द पावर इंक्रीजेज विद द एरिया ऑफ सर्कल क्रिएटेड बाय द रोटेटिंग ब्लेड्स, जो रोटेटिंग ब्लेड्स जितने बड़े होंगे, ठीक है, तो उतने ज़्यादा एरिया को बनाएंगे। ठीक है, और उसके कारण उतना ज़्यादा एरिया इंक्रीज होगा। फिर विंड स्पीड, ठीक है, द पावर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड 1 है तो पावर जनरेट होगा 1, विंड स्पीड 2 हो गया तो सीधे क्यूब, ठीक है, 8, ऐसे करके। ठीक है, क्यूब ऑफ द विंड स्पीड। ठीक है, मीनिंग कि थोड़ा भी इंक्रीज होगा वेलोसिटी में तो सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलता है। एक उसमें बेड्स थ्योरी है, ठीक है, उसके थ्रू है कि मैक्सिमम हम थ्योरेटिकली इफिशियंसी ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अ विंड, मतलब मैक्सिमली हम विंड से 59.3% तक की एनर्जी सिर्फ हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो फ्रिक्शन में और स्विल में और बाकी इसके थ्रू पास कर जाएगा। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है बेड्स लिमिट का। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट से एनर्जी, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट और तरह का होता है उसे एनर्जी। ठीक है, तो उसका हम मेनली इंसिनरेशन करते हैं प्रोसेस। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है वेस्ट ऑफ एट हाई टेम्परेचर, मतलब 850 डिग्री या उससे ऊपर करते हैं, और सफिशिएंट ऑक्सीजन रहता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट ये सब में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और उससे क्या है, इंसिनरेशन से क्या फायदा होता है कि वॉल्यूम जो वेस्ट का होता है वो घट जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो, जैसे हेवी मेटल डाइऑक्सिन, फ्यूरान्स। ठीक है, अगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है। फिर है गैसिफिकेशन और पायरोलिसिस। ये गैसिफिकेशन होता है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन हाई टेम्परेचर में तो सीन गैस बन जाता है। फिर पायरोलिसिस में हमने देखा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन होता है वेस्ट का ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में, जिसमें कि बायो आयल, बायोचार, पायरोलाइटिक गैस ये सब बनता है। ठीक है, सीन गैस कहाँ बनता है, गैसिफिकेशन में, याद रखना। ठीक है, और पायरोलिसिस हाईली एफिशिएंट है विथ फ्यूल टू फीड कन्वर्जन रेशियो कितना है, 80% तक चला जाता है। फिर बायोमिथेनेशन है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है, जैसे बायोगैस बनता है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर है रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल। ठीक है, ये जो है प्रोड्यूस बाय सेग्रीगेटिंग द हाई कैलोरी फ्रैक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड एमएसडब्ल्यू, जैसे प्लास्टिक है, टेक्सटाइल है, ड्राइड ऑर्गेनिक्स है। ठीक है, एंड रिमूविंग नॉन कंबसेबल लाइक ग्लास, स्टोन, ये सबको उसमें से निकाल देंगे।
तो ज़्यादा होगा, नहीं तो फिर ये ज़्यादा उसमें जाएंगे तो गड़बड़ करेगा। फिर ये लैंडफिल गैस कैप्चर, ठीक है। तो जो लैंडफिल है उसके नीचे गैस निकलते रहता है, मतलब वो क्या होता है कि एनारोबिक कंडीशन होता है, ठीक है, लैंडफिल के नीचे। तो वहाँ पर डिकम्पोज होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो वहाँ पे मीथेन रिलीज होगा, तो उसको भी हम कैप्चर कर सकते हैं। इस पर कई बार होता है ना कि अरे लैंडफिल साइट में दिल्ली में उतना बड़ा है जो टावर पहाड़ की तरह, उसमें आग लग गया। तो जरूरी नहीं है कि कोई जाके माचिस मार रहा है, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हाँ जाए गए माचिस लगाते, नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे आग लग सकती है आसानी से, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो मीथेन रिलीज होते रहते हैं, ठीक है। या इलेक्ट्रिक या फिर थंडरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल क्या बोलते हैं, लाइटनिंग होगी, उसके कारण भी आग लग सकता है, ठीक है। चिंगारी बस चाहिए, चिंगारी कैसे भी आ सकती है। अब हम चलते हैं जो हमारा सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का है, ठीक है, हमारा टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो 500 गीगावाट को क्रॉस कर गया। कब? ठीक है, तो अक्टूबर के नवंबर के महीने में, ठीक है। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी उसका कितना है, 253। और टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी कितना है, 262 गीगावाट, ठीक है, नॉन फॉसिल। ठीक है, अभी हमारा नॉन फॉसिल सोर्स लगभग 51.5% हो गया है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का। तो हमें यह अगर क्वेश्चन आता है कि हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल का जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, तो हाँ भाई ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू फॉसिल फ्यूल सोर्स। सबसे ज़्यादा उसमें क्या है रिन्यूएबल में, तो सोलर पावर है। नॉन फॉसिल में सबसे ज़्यादा सोलर पावर है 132 गीगावाट। उसके बाद आएगा विंड, उसके बाद आएगा लार्ज हाइड्रो, उसके बाद आएगा बायो एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो, ठीक है। अगर सिर्फ हाइड्रो आएगा तो भी हाइड्रो ज़्यादा ही है, उसके बाद बायो एनर्जी और फिर न्यूक्लियर एनर्जी, तो याद रखना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की बात हुई तो एक बार न्यूक्लियर एनर्जी देख लें, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी एनर्जी सोर्सेज से, ठीक है, बिकॉज इट हार्नेसेस द इमेंस पावर स्टोर्ड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। उसके एटम के अंदर जो बहुत ज़्यादा पावर है उसको हार्नेस करता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, न्यूक्लियर रिएक्शन अल्टर द एटॉमिक न्यूक्लियाई देमसेल्फ, ठीक है। और इसमें दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस फिजन, और एक होता है कंबाइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई दैट इज फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है कि न्यूक्लियस ऑफ हेवी एटम्स सच एज यूरेनियम स्प्लिट इनटू स्मॉलर पार्ट्स रिलीजिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और चेन रिएक्शन ए सेल्फ सस्टेनिंग सीरीज ऑफ फिशन वेयर द न्यूट्रॉन्स रिलीज्ड फ्रॉम वन रिएक्शन ट्रिगर द सब्सिक्वेंट फिशन इन अदर एटम्स। तो यहाँ पे चल गया तो चल रहा है। फिर इसमें क्रिटिकल मास की बात होती है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फिसाइल मटेरियल नीडेड टू सस्टेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। भाई इतना 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 मिनिमम फिसाइल मटेरियल चाहिए, ठीक है, इतना ग्राम इतना किलो जो भी है। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, यहाँ पे कहता है दो या दो से ज़्यादा हल्के एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं, कंबाइन होते हैं, और कंबाइन के कारण क्या होता है, ठीक है, हम वन और मोर डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियाई और सब एटॉमिक पार्टिकल्स और कंबाइन होने के कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ये हमारा आ गया सिंपल सा न्यूक्लियर पावर। आया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन यूरेनियम 235, ठीक है। तो इसमें से अपना न्यूट्रॉन्स निकले, फिर अब आगे अपना करते हैं, और वो जब निकलेंगे दो भाग में बटेंगे तो वो हीट एनर्जी को जनरेट करेंगे, सिंपल सा। उस हीट एनर्जी से स्टीम, पानी की स्टीम जनरेट होगा, उससे टरबाइन चलेगा और फिर बिजली आएगा, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि लोअर कार्बन एमिशन, हाई एनर्जी डेंसिटी है, रिलायबल बेस लोड पावर है कि कितना बढ़ाना घटाना हम देख सकते हैं। लेकिन चैलेंज क्या है, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट है, हाई इनिशियल कॉस्ट है, और सेफ्टी और प्रोलिफरेशन का समस्या है, ठीक है, प्रोलिफरेशन का, ठीक है। कि ब्लास्ट हुआ अगर न्यूक्लियर प्लांट तो फिर हो गया कहानी, ठीक है। और उसके न्यूक्लियर फ्यूल कौन कौन सी, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, ये सब है। तो इसमें हमने देख ही लिया कैसे होता है, ये तो हमने देख लिया। और जो प्राइमरी न्यूक्लियर फ्यूल से यूरेनियम है, थोरियम है। थोरियम इज फर्टाइल बट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू फिसाइल। थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करेंगे तभी यूज हो सकता है रिएक्टर में। और यूजफुल ऑक्साइड मिनरल्स इंक्लूड जो होते हैं जैसे पिच ब्लेंड है, तो यूरेनियम का सोर्स है, थोरनाइट और मोनोजाइट है तो थोरियम का सोर्स है। तो इस पे क्वेश्चन भी आया था पिच ब्लेंड वाला, ठीक है। फिसाइल आइसोटोप कौन कौन से है, 233, U235 और प्लूटोनियम 239, ठीक है। रिएक्टर कंपोनेंट हो गया तो उसमें फ्यूल रॉड होता है, ये सब होता है, कंट्रोल रॉड होता है। फिर रिएक्टर्स के टाइप्स देख लें तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होता है, कीप कूलेंट अंडर हाई प्रेशर टू प्रिवेंट बॉइलिंग
द प्राइमरी लूप इज सेपरेट फ्रॉम द स्टीम लूप। फिर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स होता है, यूज इज सिंगल लूप वेयर द वाटर बॉइल्स डायरेक्टली इनटू रिएक्टर कोर में, कि जो रिएक्टर का कोर होता है उसमें पानी बॉयल होता है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, इसको देखते हैं थोड़ा। तो हमारा जो टाइप ऑफ हाइड्रोजन है तो देख लेते हैं एक बार पहले वो। तो पहले ग्रीन हाइड्रोजन है, तो उसका जीएचजी फिंगरप्रिंट तो मिनिमम हो गया। आप टेबल एक बार पॉज करके देख लेना। इनपुट क्या है, वाटर है, मेथड क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। पिंक क्या हो गया, उसमें भी न्यूक्लियस है, लेकिन एनर्जी सोर्स क्या है, न्यूक्लियर। मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए एनर्जी सोर्स है, विंड, सोलर, हाइड्रो, टाइडल या जियोथर्मल है, तो वो ग्रीन में आ गया, लेकिन न्यूक्लियर सोर्स है तो पिंक में आ गया। येलो किसको कहेंगे, कि जो ग्रीन है, जो हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन उसको बोलेंगे कि जहाँ पे हाइड्रोजन बनाने के लिए हमने मिक्स्ड ओरिजिन, ठीक है, ग्रीन एनर्जी को लिया है। फिर है ब्लू, ब्लू वहाँ पे हो गया, ठीक है, कि इनपुट मटेरियल क्या दे रहा है, नेचुरल गैस वाटर की जगह, तो वो ब्लू आ गया, ठीक है। फिर है टर्कवाइज, वहाँ भी नेचुरल गैस जा रहा है, ठीक है, और पायरोलाइसिस कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको टर्कवाइज बोलेंगे। फिर है ग्रे, ग्रे हाइड्रोजन कहाँ पे आ गया, तो उसका नेचुरल गैस से ही वो नेचुरल गैस एनर्जी सोर्स है, ठीक है, और इनपुट मटेरियल भी नेचुरल गैस है। मेथड क्या है, स्टीम रिफॉर्मिंग का। फिर ब्राउन कहाँ पे आ गया, तो ब्राउन कोल से हम कोयले से बना रहे हैं। और ब्लैक कहाँ से आ गया, तो उसका एनर्जी सोर्स है, उसको गैसिफिकेशन करने का वो जो प्रोसेस है, हम कोयले से बना रहे हैं, तो वह हमें हमारा क्या हो गया, तो हमारा ब्लैक हाइड्रोजन हो गया। और वाइट क्या हो गया, तो नेचुरली जो अक्कर कर रहा है दुनिया भर में, ठीक है। तो ये वर्सेटाइल एनर्जी कैरियर होता है हाइड्रोजन, ठीक है, और ये रिन्यूएबल है और बहुत ज़्यादा है, इसका इस तरीके में चिंता नहीं है, ठीक है। और फ्यूल सेल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है फ्यूल के रूप में, ठीक है। और ऑक्साइडिंग एजेंट डायरेक्टली इनटू, जो कि केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल, जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, एंड ऑक्साइडिंग एजेंट है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है फ्यूल सेल। माइक्रोबियल फ्यूल सेल क्या होता है, कि एक बायो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम होता है दैट डिराइव्स एन इलेक्ट्रिक करंट बाय यूजिंग बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इसमें एक मीडिएटर लेस होता है और एक मीडिएटेड होता है, ठीक है। तो ये है माइक्रोबियल फ्यूल सेल का एक छोटा सा डायग्राम टाइप कह सकते हैं। तो इसमें दो हो गया, एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया, ठीक है। तो ये एनारोबिक हो गया, ये एरोबिक हो गया, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें हमने ऑर्गेनिक वेस्ट डाला, जैसे कि ग्लूकोज, एसीटेट, ये सब है। माइक्रोबियल बायोफिल्म ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। फिर एनोड जो इलेक्ट्रोड है वो ग्रेफाइट या कार्बन का बना है, ठीक है। तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ऑर्गेनिक मैटर जब ब्रेक डाउन होगा, ठीक। तो यहाँ से फिर यहाँ से हम CO2 निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो भाई यहाँ से पावर आएगा। इसमें ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगा। कैथोड इसका बना हुआ किसी का, प्लेटिनियम कैटलिस्ट का, ठीक है, प्लेटिनम कैटलिस्ट का, तो यहाँ पे वाटर निकलेगा, सिंपल सा लॉजिक है। और यहाँ के बीच में क्या ट्रांसफर हो रहा है, H+, ठीक है, प्रोटॉन्स जो है वह यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। फिर अब हम नेक्स्ट आते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स, पॉलिसीज और कंजर्वेशन की बात। ये क्या क्या पॉलिसी ये से बनी है देखने के लिए। तो हमारा समस्या क्या है, कि एसिड रेन है, ग्लोबल वार्मिंग है, रेडिएटिव फोर्सिंग है, ये सब में चेंज दिक्कतें आ रही हैं। तो कई सारी चीज़ें बनी, जैसे एनर्जी ऑडिट बना, कि कैसे करना है ऑडिट, क्या करना है। फिर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है, इसके बारे में हमने पहले बात कर लिया है। फिर ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी है, ठीक है, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर में बना, ठीक है। फिर है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग कोड बना, ठीक है। फिर ग्रीन बिल्डिंग की बात है, ग्रिया है, लीड है, भारत स्टेज मिशन है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है। ये सब देखते हैं एक एक करके। तो पहले ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देखते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंडर में बना है, ताकि एफिशिएंट यूज कर सकें एनर्जी का, ठीक है। और उसके जो अप्लायंसेज हैं, इंडस्ट्रीज, व्हीकल, हर जगह, ठीक है। और इसमें एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट आया 2022 में, तो उसने जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है बी, ठीक है, तो उसके एक्सपेंड किया कि रिमिट टू सपोर्ट ए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम, उसमें भी आ जाए, ठीक है। और 20 के गवर्निंग काउंसिल में 31 to 37 मेंबर्स होते हैं। और ये बी अपना जो बी स्टार रेटिंग होता है, वो ये सब देता है, ठीक है। फिर है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, तो ये इशूड अंडर, ठीक है, इसी एक्ट, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर ये भी आया है। ओरिजिनली लॉन्च हुआ था 2007 में, इसको फिर कई रिवाइज किया गया 2017 में, फिर से अपडेट किया गया, तो चलते रहता है, ठीक है।
अब इसको अपडेट करके कर दिया गया एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड, ठीक है, ECSPC 2024 में। इसमें रेजिडेंशियल मैंडेट लाया 2024 से अमेंडमेंट लाया गया, इको निवास संहिता लाया गया, नाउ बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू स्टेट बिल्डिंग बायलॉज, ठीक है, मेकिंग एनर्जी स्टैंडर्ड मैंडेटरी फॉर लार्ज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। फिर क्लाइमेट इंटीग्रेशन की इसमें थोड़ी बहुत बात की गई, कुछ कुछ कोड्स। ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है, तो इसमें तो इंडिया में जो की इंस्टीट्यूशन है इसका वो है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC, जो कि CII द्वारा फॉर्म की गई थी 2001 में। और फिर एक ग्रीहा है जो कि डेवलप किया गया था टेरी द्वारा, ठीक है, एंड अडॉप्टेड नेशनल रेटिंग सिस्टम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2007 में इसको किया कि भाई ठीक है आप ही करेंगे। और बी का जो है ECBS, ठीक है, बेस्ट रेगुलेटरी कोड्स को इस सबको लाया गया, ठीक है। फिर लाया गया BIM मॉडलिंग, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ये 2025 में बहुत सारे म्यूनसिपल अथॉरिटी जैसे पुणे हैदराबाद ने BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग मैंडेटरी किया फॉर कमर्शियल अप्रूवल्स टू वेरीफाई एनर्जी कंप्लायंस डिजिटली। ये स्मार्ट स्क्रीन लाया गया, लेटेस्ट में अपडेट से वो बता रहा हूँ कि IoT इनेबल्ड ग्लास, स्मार्ट वेंटिलेशन, ये सब की बात की गई। फिर नेट जीरो वाटर, ये सब की बात की गई, ठीक है। फिर ये गृह रेटिंग, ठीक है, तो इंडिया का खुद का इंडिजिनस, ठीक है, पॉइंट बेस्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है, टेरी ने बनाया था और मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसको अडॉप्ट किया था 2007 में। ये इवेल्युएट करता है बिल्डिंग को टिपिकली जो ग्रेटर देन 2000 2500 मीटर स्क्वायर से बिल्ट अप एरिया से ज़्यादा हैं तो उनको इवेलुएट करता है, जैसे सस्टेनेबल साइड प्लानिंग, एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मटेरियल, इंडोर इन्वायरमेंट क्वालिटी, इनोवेशन के आधार पे, ठीक है। गिरिया समिट 2025 का जो फोकस था किस चीज़ पे, क्लाइमेट रेजिलियंट हैबिटेट्स पे, ठीक है, जो कि नया बेंचमार्क भी लेके आया जैसे कि स्टीम वेदर ड्यूरेबिलिटी है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। स्वगृह, इसमें सिंपल वर्सेटाइल अफोर्डेबल वर्जन हैज बीन अपडेटेड, जैसे मॉल स्टैंडर्ड ऑन बिल्डिंग्स है ना जो कि इससे छोटे हैं, लेस देन 2500 स्क्वायर मीटर, उससे जो छोटे हैं ना तो उसको भी भाई, ताकि सर्टिफिकेशन के एक्सेसिबल हो उनके लिए, ठीक है। फिर लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिजाइन, तो लीड क्या, ग्लोबल ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम है जो US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने बनाया था, ठीक है। वो कवर क्या करता है, बिल्डिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, नेबरहुड सिटीज को, तो ये US का है। फिर है भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड, तो नॉर्म्स है, भारत स्टेज नॉर्म्स आर इंडियाज व्हीकुलर इमिशन स्टैंडर्ड ब्रॉडली अलाइंड विद यूरो नॉर्म्स के, उसके अलाइंड है। इंडिया 2000 में BS1 लाया, उससे सीधे BS4 पे गया धीरे धीरे, और उसके बाद BS5 को स्किप करते हुए हम सीधे 1 अप्रैल 2020 से BS6 में चले गए कि भाई 5 पे नहीं जाना, ठीक है। तो BS1 आया, 2 आया 2001 में, 2005 में BS3 आया, ठीक है, फिर 2010 में BS4 आया, 2020 में सीधे हम BS6 में चले गए। तो ठीक भी है ना यार, बीच में इतना 10 साल तक एक ही चल रहा था तो ठीक है, ठीक है। वैसे NCR में और था 13 शहर में आया था 2010 में, नेशन वाइड 2017 में ही आया, ठीक है। 2000 में आया पहले नेशन BS1, 2005 में नेशन वाइड आया BS2, BS3 आया 2010 में, 2017 में आया नेशन वाइड, 2020 में नेशन वाइड आया, ठीक है। इतना टाइम नहीं चलता है, इतना तो जाना ही चाहिए नहीं, ठीक है। तो इसमें पॉल्यूटेंट्स की लिमिट बनाई गई कि किसमें कितनी लिमिट रहेगी, ठीक है। और ये किसकी यूरो 6 जो है उस पर बेस्ड है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी है कंप्लायंस की, क्या क्या करना है, तो आपको DPF लगाना है, क्योंकि जो सूट निकलता है ना पर्टिकुलर मैटर उसको डीजल एग्जॉस्ट वो कैप्चर करता है। फिर है SCR, जो एडब्ल्यू होता है, यूजेज एडब्ल्यू टू कन्वर्ट NOx इनटू नाइट्रोजन एंड वाटर, ठीक है। फिर OBD, ये एडब्ल्यू आप देखो फॉरेन में बहुत यूज होता है, वहाँ के हर डीजल गाड़ियों में लगा रहता है, एक सिस्टम होता है। फिर OBD2 कि रियल टाइम इमिशन मॉनिटरिंग करेगा। फिर RDA है, मेजर्स इमिशन इन रियल वर्ल्ड ड्राइविंग। फिर एडवांस फ्यूल इंजेक्शन, ताकि हाई प्रेशर प्रिसाइज फ्यूल डिलीवरी हो सके। अब BS7 की भी बात चल रही है। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स कि 2018 में बायोफ्यूल्स पॉलिसी लाएगी कि रिड्यूस करें क्रूड ऑयल इम्पोर्ट पे जो हमारा बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस, नॉट रिलायबिलिटी, डिपेंडेंस है, थोड़ा इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम होगा। और क्लीन फ्यूल को बढ़ावा देंगे, फार्मर इनकम्स को बढ़ाने के लिए, वेस्ट टू हेल्थ इंकरेजिंग बायोथनॉल, बायोडीजल और एडवांस बायोफ्यूल्स अक्रॉस जनरेशन। पता है अभी लेटेस्ट में न्यूज़ देख रहा था कि हम US से बायो इथनॉल बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, बताओ।
क्या फायदा? फायदा तो उन्हीं का हो रहा है, यूएस का ही। उसे तेल भी खरीदना पड़ रहा है अभी, और बायोइथेनॉल सब बेच रहे हैं वही। इट क्लासिफाइज बायोफ्यूल्स इनटू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन, प्रमोट्स यूज ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री रेसिड्यू, प्रोवाइड्स फॉर वायबिलिटी गैप्स, टैक्स इंसेंटिव्स, ये सब देंगे। E20 अचीवमेंट, इंडिया रीच्ड 18 to 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग एवरेज बाई अर्ली 2025। ठीक है। और है कि भाई एडवांस टारगेट नियरली ईयर अहेड ऑफ द ओरिजिनल 2030, कि 2030 तक हम पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले अचीव कर लिया। फिर है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, तो इसमें बात किया गया कि 1% भाई उसमें भी मिलाएंगे, ब्लेंडिंग करेंगे डोमेस्टिक फ्लाइट में बाई लेट 2025, तो बीती क्या। और 5% करेंगे 2030 तक। फिर फीड स्टॉक एक्सपेंशन के जैसे एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, जैसे राइस स्ट्रॉ है, ठीक है, कॉटन स्टॉक है, ये सब का भी यूज करेंगे। ठीक है, ताकि क्रॉप बर्निंग ना कर सके। तो आई थिंक इन शॉर्ट वी हैव कवर्ड द, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देखें तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, एंड बेस्ट ऑफ लक। ये पेन सही से नहीं चलता मुझे इस पर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि एक और मैं वीडियो अपलोड कर दूँ जो भी करंट की हैपनिंग्स थे ना इन्वायरमेंट में पिछले 6-7 महीने की, वो। ठीक है, तो थैंक यू।